नमस्कार। हाँ आज हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकल रहे हैं। हाँ कहाँ? प्राचीन कहानियों और लोक कथाओं की दुनिया में। ये वो कहानियां हैं जो आप कह सकते हैं हमारे आज के किस्सों की कहीं ना कहीं जड़ें हो सकती हैं। अच्छा। हमारे पास स्रोत के तौर पर प्राचीन लोक कथाओं के सांस्कृतिक इतिहास पर लिखी गई एक हालिया अकादमिक किताब के कुछ अंश हैं। ठीक है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन काल में, जिसे हम आज परी कथा या लोक कथा कह देते हैं, उसका स्वरूप कैसा था। क्या ये सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए थी, जैसा आजकल अक्सर सोचा जाता है, या इनमें कुछ और गहरा छुपा था। ये कहानियां हमें उस दौर के समाज, उनकी सोच, उनके डर और उनकी उम्मीदों के बारे में क्या सिखा सकती हैं। बिल्कुल सही सवाल उठाया है आपने। देखिए, जब हम परी कथा सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आधुनिक, थोड़ी साफ सुथरी, शायद डिज्नी वाली तस्वीरें आती हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्राचीन दुनिया में कहानी कहने का नज़ारा वो बहुत अलग था और कहीं ज्यादा जटिल भी। अच्छा, कैसे? वहाँ मिथक थे, यानी देवताओं और नायकों की कहानियां, दंत कथाएं थीं जिनमें जानवर वो नैतिक शिक्षा देते थे। किंवदंतियां थीं जो शायद ऐतिहासिक घटनाओं या व्यक्तियों पर आधारित होती थीं। और अक्सर कहानियों के भीतर कहानियां होती थीं। ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते थे जो अक्सर बहुत वयस्क, गंभीर और कभी-कभी चौंकाने वाले विषयों को छूता था। चौंकाने वाले विषय। हाँ, असल में उस समय परी कथा जैसी कोई एक स्पष्ट श्रेणी खोजना वो लगभग नामुमकिन है। अच्छा। इसीलिए अकादमिक जगत में हम अक्सर समानता वाली कहानियों या एनालॉग्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग्स? हाँ, ऐसी प्राचीन कहानियां जो बाद में विकसित हुई परी कथाओं से मिलती जुलती तो हैं, पर यह कहना मुश्किल है कि वो सीधे तौर पर उन्हीं का शुरुआती रूप थीं। ये एक पेचीदा लेकिन दिलचस्प तस्वीर है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। कहानी का रूप और मकसद समय के साथ कितना बदल गया है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये कहानियां चौंकाने वाली भी हो सकती हैं। जैसे पढ़ने में आया कि सिंड्रेला जैसी कहानी का जो सबसे पुराना ज्ञात रूप हमें मिलता है, रोडोपिस की कहानी, वो शायद एक वेश्या की थी। हाँ, रोडोपिस के बारे में ये बात आती है, उसके दर्जे को लेकर बहस है, पर हाँ। या रोमन साम्राज्य में दावतों के दौरान भेड़िया मानव बनने की डरावनी कहानियां वो मजे लेकर सुनाई जाती थी। हाँ, पेट्रोनियस क्या उसका जिक्र है। तो चलिए इसी जटिल और आकर्षक दुनिया को और करीब से देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहानियां सुनाई कहाँ और क्यों जाती थी। क्या ये सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये साफ करते हैं कि हाँ, नर्से या परिवार के बड़े बच्चों को कहानियां सुनाते थे। थोड़ा कम भी आका जाता था। लेकिन ये कहानियां वयस्कों की दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा थीं। इन्हें अलग अलग मौकों पर सुनाया जाता था। जैसे पेट्रोनियस नाम के रोमन लेखक अपने उपन्यास सैटिरिकॉन में बताते हैं कि कैसे भव्य दावतों के दौरान मेहमान एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। अच्छा, दावतों पर? हाँ, और उनमें भूत प्रेत और भेड़िया मानव जैसी डरावनी कहानियां भी शामिल होती थी। अरे वाह। या फिर यात्रा के दौरान समय काटने के लिए, जैसे एपोल्यूस के उपन्यास मेटामॉर्फोसिस में, उसे द गोल्डन एस भी कहते हैं। हाँ, सुना है। उसमें मुख्य पात्र सफर करते हुए कई कहानियां सुनता है। यहाँ तक कि काम करते हुए भी कहानियां कहने का जिक्र मिलता है। जैसे ओविड की कविताओं में औरतें बुनाई करते हुए एक दूसरे को कहानियां सुना रही हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ मनोरंजन या थकान मिटाने का जरिया नहीं थे, इनका कोई और मकसद भी था? हाँ, मनोरंजन तो था ही, बिल्कुल था, लेकिन इनका मकसद कहीं ज्यादा गहरा था। ये कहानियां सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन थीं। सामाजिकरण इनके जरिए समाज के नियम, मान्यताएं, डर, ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। अच्छा। और साथ ही ये मुश्किल या संवेदनशील संदेशों को पहुंचाने का एक सुरक्षित तरीका भी थी। सीधे तौर पर आलोचना करने के बजाय कहानी के माध्यम से बात कहना आसान और ज्यादा असरदार हो सकता था, है ना? हाँ, ये बात तो है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है, जैसे राजनीति या सामाजिक टिप्पणी के लिए कहानी का इस्तेमाल? बिल्कुल। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है पेट और शरीर के अंग वाली दंत कथा। हाँ, सुनिए। तो स्रोत बताते हैं कि रोमन इतिहासकार लिवी के अनुसार मेनेनियस अग्रिप्पा नाम के एक राजनेता ने इस कहानी का इस्तेमाल तब किया जब रोम की आम जनता, प्लीबियंस, वो अभिजात वर्ग पेट्रिशियन से नाराज होकर शहर छोड़कर चली गई थी।
तब अग्रिप्पा ने उन्हें समझाया कि जैसे शरीर के अंग पेट के लिए काम करते हैं और पेट उन सबको पोषण देता है, वैसे ही समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और कहानी काम कर गई? कहा जाता है कि हाँ, इस कहानी ने कथित तौर पर सुलह करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि कहानी कितनी शक्तिशाली राजनीतिक औजार हो सकती थी। ये तो कमाल है। और आपने दावतों पर भूत की कहानियों का जिक्र किया था। क्या पढ़े लिखे संभ्रांत लोग भी ऐसी बातों में रुचि लेते थे? हाँ, बिल्कुल। प्लिनी द यंगर, जो एक रोमन गवर्नर और लेखक थे, वो अपने पत्रों में एक प्रेतवादित घर की मशहूर कहानी बताते हैं। एथेंस का एक घर है जहां रात में जंजीरें खटकने की आवाज आती है। अरे बाप रे! और एक बूढ़े मैले कुचैले भूत का साया दिखता है। कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता। फिर एथेनोडोरस नाम का एक दार्शनिक वहां रात बिताने का फैसला करता है। अच्छा। भूत आता है और उसे इशारे से पीछे आने को कहता है, फिर एक जगह जाकर गायब हो जाता है। फिर अगली सुबह उस जगह खुदाई करने पर हड्डियां मिलती हैं, जिन्हें ठीक से दफनाया जाता है, और फिर घर में भूत दिखना बंद हो जाता है। तो प्लिनी जैसे लोग भी ऐसी कहानियों पर चर्चा करते थे? हाँ, और गंभीरता से चर्चा करते थे। ये दिखाता है कि अलौकिक घटनाओं और मृत्यु के बाद जीवन में उनकी गहरी रुचि थी। और ये कहानियां सिर्फ सीधी सादी शिक्षा या मनोरंजन नहीं थी, उनमें अक्सर कई परतें होती थीं। जैसे एपोलियस की ही एक और कहानी है, थैलीफ्रॉन की। थैलीफ्रॉन? हाँ, जिसे एक दावत में सुनाया जाता है। ये एक भयानक कहानी है जिसमें थैलीफ्रॉन पैसे के लिए एक लाश की रखवाली करने को तैयार होता है, लेकिन डायने उसके चेहरे के हिस्से नोच लेती है। अब ये कहानी सुनने वालों को डराने और रोमांचित करने के लिए तो थी ही, लेकिन साथ ही ये सामाजिक मूल्यों को भी पुष्ट करती थी, जैसे कि लाशों का सम्मान करना कितना जरूरी है और डायनों या जादू टोने से जुड़े खतरों से सावधान रहना चाहिए। अच्छा, मतलब एक तरह ही चेतावनी भी? हाँ, बिल्कुल। इसी तरह अनजान या बाहरी महिलाओं से शादी करने के खतरों के बारे में भी कहानियां थी, जैसे एपोलियस की कहानी में मेरोई नाम की डायन, या रोमन लोक कथाओं की स्ट्राइगेस, वो खून चूसने वाली डरावनी औरतें। स्ट्राइगेस? हाँ, ये कहानियां समाज के अंदरूनी डर को दर्शाती थीं, आप कह सकती हैं। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारी कई जानी पहचानी कहानियों के तार सीधे प्राचीन काल से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं। हाँ, सिंड्रेला की बात हमने शुरू में की थी, रोडोपिस वाली कहानी। क्या इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ, रोडोपिस की कहानी, जिसे पहली सदी ईसा पूर्व के यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने दर्ज किया है, काफी दिलचस्प है। कहानी मिस्र में सेट है। मिस्र में? हाँ। रोडोपिस, जो मूल रूप से ग्रीक थी और शायद एक दासी या वेश्या थी, वो नहा रही होती है कि एक चील उसका एक जूता, मतलब सैंडल, उठा कर ले जाती है। चील? हाँ, और उसे सीधे मिस्र में बैठे मिस्र के राजा यानी फैरो के पास गिरा देती है। राजा उस जूते की बनावट और इस अजीब घटना से इतना प्रभावित होता है कि वो पूरे देश में उस जूते की मालकिन को ढूंढने का आदेश देता है। बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। हाँ, कुछ। जब रोडोपिस मिल जाती है तो राजा उससे शादी कर लेता है। तो क्या ये एक उदय कथा हुई, मतलब एक साधारण लड़की का रानी बनना? यहाँ बहस होती है। अगर रोडोपिस वाकई एक वेश्या थी तो ये सामाजिक उत्थान का एक नाटकीय उदाहरण है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इसे बाद की सिंड्रेला कहानी का सीधा पूर्वज मानने के बजाय एक समानता वाली कहानी या एनालॉग कहना ज्यादा सही है। अच्छा, समानताएं तो हैं पर पूरी तरह वही नहीं है। बिल्कुल, समानताएं साफ हैं, खोया हुआ जूता, शाही खोज और शादी, लेकिन बाकी विवरण और शायद कहानी का मूल संदेश अलग हो सकता है। और ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरी और दानव, क्या ऐसी कहानियों के भी प्राचीन निशान मिलते हैं? हाँ, इसके लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण फिर से अपोलियस के उपन्यास मेटामॉर्फोसिस के अंदर सुनाई गई क्यूपिड और साइकी की कहानी है। क्यूपिड और साइकी, हाँ, नाम सुना है। इसे अक्सर प्राचीन काल के सबसे विकसित और क्लासिक परिकथा जैसा माना जाता है। अच्छा, कहानी क्या है संक्षेप में? संक्षेप में यूं है, साइकी नाम के एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी है। इतनी खूबसूरत के लोग देवी वीनस की पूजा छोड़कर उसे पूजने लगते हैं। अरे! तो ईर्ष्यालु वीनस अपने बेटे क्यूपिड को भेजती है कि वो साइकी को किसी बदसूरत इंसान से प्यार करवा दे, लेकिन क्यूपिड खुद साइकी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। प्यार का देवता खुद प्यार में पड़ गया। हाँ, आगे चलकर एक भविष्यवाणी के अनुसार साइकी का विवाह एक राक्षस से होना तय होता है,
जो असल में क्यूपिड ही एक अदृश्य पति के रूप में मिलता है। अदृश्य पति? हाँ, वो रात में आता है और साइकी को उसका चेहरा देखने से मना करता है, लेकिन साइकी अपनी ईर्ष्यालु बहनों के बहकावे में आकर एक रात दिया जलाकर उसका चेहरा देख लेती है और पहचान जाती है कि वो प्रेम का देवता क्यूपिड है। तेल की एक बूंद क्यूपिड पर गिर जाती है, वो जाग जाता है और विश्वासघात से नाराज होकर उसे छोड़कर चला जाता है। फिर क्या होता है? अब साइकी को क्यूपिड को वापस पाने के लिए अपनी सास यानी देवी वीनस को खुश करना पड़ता है। वीनस उसे कई असंभव लगने वाले काम देती है, जैसे अनाज के ढेर में से अलग अलग दाने छांटना, खतरनाक भेड़ों से सुनहरा ऊन लाना, दुर्गम पहाड़ी झरने से पानी लाना और पाताल लोक से सुंदरता का एक बक्सा लाना। ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन इन कामों में साइकी को जादुई मदद मिलती है। चींटियां अनाज छांट देती हैं, एक नरकट उसे ऊन लेने का तरीका बताता है, ज़्यूस का चील पानी लाकर देता है और एक मीनार उसे पाताल लोक जाने का रास्ता बताती है। बिल्कुल परिकथाओं वाली मदद। हाँ, अंत में बहुत कष्ट सहने के बाद क्यूपिड उसे माफ कर देता है और देवताओं के राजा ज़्यूस की अनुमति से साइकी को अमर बनाकर देवी का दर्जा दे दिया जाता है और उसका क्यूपिड से विवाह हो जाता है। वाह, ये तो पूरी परिकथा लगती है। सुंदर राजकुमारी, रहस्यमयी पति, बुरी सास, जादुई मदद और सुखद अंत। क्या इसे भी उद्दय कथा माना जाता है? इस पर भी बहस है। देखिए, साइकी कहानी की शुरुआत एक राजकुमारी के रूप में करती है, फिर वो बहुत दुख और अपमान झेलती है, लगभग दासी की स्थिति में पहुंच जाती है और अंत में देवी बन जाती है। हाँ, तो उत्थान तो हुआ? हाँ, एक तरह का उत्थान तो है, लेकिन पारंपरिक गरीब लड़की से रानी वाली कहानी से थोड़ा अलग है। ये कहानी मानवीय आत्मा, साइकी का मतलब ही आत्मा है, कि प्रेम क्यूपिड को पाने के लिए संघर्ष और परीक्षाओं से गुजरकर दिव्य स्थिति तक पहुंचने के रूपक के तौर पर भी देखी जाती है। इसकी जटिलता और मनोवैज्ञानिक गहराई इसे खास बनाती है। ये तो अद्भुत है। अब जरा उन कहानियों पर आते हैं जिनमें नायक राक्षसों से लड़ते हैं, ड्रैगन स्लेयर्स। ये तो आजकल की फैंटेसी फिल्मों और किताबों का मतलब मुख्य हिस्सा हैं। क्या ये विचार भी इतना पुराना है? हाँ, ये दुनिया की सबसे पुरानी कहानी ट्रोप्स में से एक है। स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें प्राचीन निकट पूर्व के मिथकों में बहुत गहरी हैं। निकट पूर्व जैसे बेबीलोनियन सभ्यता के निर्माण मिथक एन्यूमा एलिश में देवता मर्दूक आदिम अराजकता की देवी तियामत को मारकर दुनिया बनाता है। तियामत को अक्सर एक समुद्री ड्रैगन जैसा दिखाया जाता है। अच्छा, तो ये व्यवस्था बनाम अराजकता की लड़ाई है। हाँ, ये व्यवस्था बनाम अराजकता, ऑर्डर वर्सेस केओस का एक क्लासिक संघर्ष है। यही थीम यूनानी मिथकों में भी बार बार दिखती है। यूनानी उदाहरण? जैसे देवताओं के राजा ज़्यूस का टाइफियस नामक विशालकाय 100 सिरों वाले राक्षस से युद्ध। टाइफियस अराजकता का प्रतीक था। हरक्यूलिस के 12 कामों में से एक था कई सिरों वाले हाइड्रा नामक जल सर्प को मारना। और शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है पर्सियस का। हाँ, पर्सियस, जो राजकुमारी एंड्रोमेडा को एक भयानक समुद्री राक्षस कीटस से बचाता है। इन सभी कहानियों में नायक अक्सर सभ्यता, व्यवस्था और मानवता का प्रतिनिधि होता है, जो प्रकृति की अनियंत्रित विनाशकारी शक्तियों मतलब राक्षस पर विजय पाता है। व्यवस्था बनाम अराजकता, ये तो एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अब अगर हम ड्रैगन जैसे बड़े राक्षसों से हटकर थोड़े ज्यादा व्यक्तिगत डरों की बात करें, जैसे भेलिया मानव या भूत, क्या ये आज की हॉरर फिल्मों की तरह प्राचीन लोगों को भी डराते थे? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अलौकिक और डरावनी कहानियों का आकर्षण हमेशा से रहा है। भेड़िया मानव की कहानी का एक शानदार उदाहरण हमें फिर से पेट्रोनियस के सिटेरिकॉन में मिलता है। वही दावत वाली कहानी? हाँ, एक दावत के दौरान नाइसेरोस नाम का एक पात्र अपनी जवानी का एक किस्सा सुनाता है। वो पूर्णिमा की रात अपने एक सैनिक दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है। रास्ते में कब्रिस्तान के पास उसका दोस्त अचानक रुकता है, अपने कपड़े उतारता है। हाँ, और नाइसेरोस देखता है कि कपड़े वहीं पत्थर बन जाते हैं। फिर वो दोस्त एक भयानक भेड़िए में बदल जाता है और जंगल में भाग जाता है। बाप रे। नाइसेरोस डर कर अपने घर भागता है, जहां उसे पता चलता है कि उनके बाड़े में एक भेड़िए ने हमला किया था
और एक नौकर ने उसे भाले से गर्दन पर घायल कर दिया था। अगले दिन जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो देखता है कि उसकी गर्दन पर ठीक उसी जगह गहरा घाव है। अरे बाप रे, ये तो काफी डरावना है। और इसे दावत में सुनाया जा रहा था। हाँ, यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था या क्या लोग सच में ऐसी घटनाओं पर विश्वास करते थे? शायद दोनों। ये कहानी हमें बताती है कि रूप बदलने, चांद के प्रभाव और इंसान के अंदर छिपी पाश्विकता जैसे विचारों में प्राचीन काल से ही लोगों की रुचि थी। और भूतों की कहानी जिसका आपने प्लिनी के हवाले से जिक्र किया था। हाँ, प्लिनी द यंगर की वो प्रेतवादित घर वाली कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जंजीरों की खनखनाहट, एक बूढ़े उपेक्षित भूत का दिखना और फिर दार्शनिक एथनोडोरस का बिना डरे उस भूत का पीछा करना और उसकी अधूरी दफन लाश को खोजना। हाँ। ये सब तत्व बाद की भूत कहानियों में भी बार बार आते हैं। ये कहानी न सिर्फ अलौकिक में प्राचीन रुचि दिखाती है, बल्कि ये भी उजागर करती है कि उचित अंतिम संस्कार कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। अच्छा, मतलब अगर ठीक से दफनाया नहीं तो आत्मा भटकेगी। हाँ, मान्यता यही थी कि अगर किसी को सही ढंग से दफनाया ना जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं थीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को भी दर्शाती थीं। इन कहानियों में अजीब अजीब जीव और अविश्वसनीय घटनाएं भरी पड़ी हैं। जब प्राचीन लोग राक्षस या अजूबों की बात करते थे तो उनका क्या मतलब होता था? क्या ये सिर्फ काल्पनिक जीव थे? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, राक्षस की अवधारणा अक्सर सांस्कृतिक रूप से गढ़ी जाती थी। राक्षस सिर्फ काल्पनिक जीव नहीं थे, बल्कि वे समाज के गहरे डरों और चिंताओं का प्रतीक थे। कैसे डर? जैसे व्यवस्था भंग होने का डर, प्रकृति की अज्ञात शक्तियों का डर, विदेशी या दूसरे का डर और कई बार अनियंत्रित स्त्री शक्ति का डर भी। अच्छा। यूनानी शब्द टेरास जिसका इस्तेमाल होता था, उसका मतलब सिर्फ राक्षस ही नहीं बल्कि संकेत या अशुभ शगुन भी हो सकता था। इसी तरह लैटिन शब्द मॉन्स्ट्रम, जिससे अंग्रेजी का मॉन्स्टर बना है, का मूल अर्थ चेतावनी या दैवीय संकेत था। मतलब राक्षस एक तरह की चेतावनी थे। हाँ, अक्सर देवताओं की नाराजगी या प्रकृति के संतुलन बिगड़ने का संकेत माने जाते थे। और ये जीव अक्सर संकर होते थे, मतलब अलग अलग प्राणियों का मिश्रण। संकर जैसे काइमेरा, जिसका सिर शेर का, शरीर बकरी का और पूंछ सांप की थी, या सेंटोर जो आधे इंसान और आधे घोड़े थे। ये संकरता अपने आप में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन थी। और इसीलिए ये जीव अक्सर ज्ञात दुनिया के किनारों पर या जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं जैसी जंगली जगहों पर रहते थे, जहां सभ्यता के नियम लागू नहीं होते थे। ये डर और आकर्षण दोनों पैदा करते थे। ये तो राक्षसों की बात हुई। अजूबों या मार्वल से क्या मतलब था? क्या कोई खास उदाहरण है? अजूबों की कहानियां भी बहुत लोकप्रिय थीं। प्राचीन यूनान और रोम में पैराडॉक्सोग्राफी नाम की एक पूरी लेखन विधा थी। पैराडॉक्सोग्राफी? हाँ, जिसका मतलब ही है अजूबों का लेखन। इसमें दुनिया भर की अजीब और अविश्वसनीय चीजों की सूचियां बनाई जाती थी। जैसे प्लिनी द यंगर एक पालतू डॉल्फिन की कहानी बताते हैं, जो इटली के एक तटीय शहर में एक लड़के से दोस्ती कर लेती है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर रोज स्कूल ले जाती है। सच में? पालतू डॉल्फिन? हाँ। या फिर लूसियन अपनी किताब ट्रू हिस्ट्रीज में चंद्रमा पर रहने वाले लोगों का वर्णन करते हैं, जिनका समाज और प्रजनन के तरीके भी बेहद अजीब थे। चांद पर रहने वाले लोग? हाँ। ओवेड की रचना मेटामॉर्फोसिस तो रूपांतरण की कहानियों का खजाना ही है, जिसमें लोग जानवरों, पेड़ों या तारों में बदल जाते हैं। जैसे समुद्री डाकुओं का डॉल्फिन में बदलना। हाँ, वो तो कमाल की किताब है। सिकंदर महान के बारे में कहानियां थीं कि उसने कांच के गोले में बैठकर समुद्र की गहराइयों की सैर की थी। उड़न वाला घोड़ा पेगासिस या राजा गाइगीस की अदृश्य कर देने वाली जादुई अंगूठी, ये सब अजूबों में गिने जाते थे। तो ये कहानियां कल्पना और जिज्ञासा को दिखाती हैं। हाँ, प्राचीन लोगों की कल्पना, उनकी जिज्ञासा और दुनिया की सीमाओं को समझने की उनकी कोशिश को दर्शाती हैं। इन कहानियों में जानवर भी खूब आते हैं, खासकर दंत कथाओं में। ईसॉप की कहानियां तो आज भी बच्चे पढ़ते हैं। इनमें जानवरों का इस्तेमाल कैसे होता था? ईसॉप की दंत कथाएं जानवरों के इस्तेमाल का बेहतरीन उदाहरण है। इन कहानियों में जानवरों को अक्सर मानवीकृत किया जाता था, मतलब उन्हें इंसानों की तरह बोलने, सोचने वाला दिखाया जाता था। हाँ। लेकिन, और ये महत्वपूर्ण है, स्रोत बताते हैं कि यह कहानियां जानवरों के वास्तविक व्यवहार पर भी आधारित थीं। इसे पशु साक्षरता कहा गया है।
पशु साक्षरता। हाँ, यानी कहानीकार जानवरों के स्वभाव को बारीकी से जानते थे, जैसे लोमड़ी की चालाकी, चींटी की मेहनत, शेर की ताकत, और उसी का इस्तेमाल अपनी बात कहने के लिए करते थे। जैसे लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी। बिल्कुल, जब लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती तो वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। ये इंसानी मनोविज्ञान को दिखाता है, लेकिन लोमड़ी के अवसरवादी स्वभाव पर भी आधारित है। और चींटी और टिड्डा? हाँ, उसमें मेहनत करने वाली चींटी और मजे करने वाले टिड्डे का विरोधाभास है। कछुआ और खरगोश धीमी और स्थिर चाल की जीत दिखाती है। तो ये जानवर सिर्फ पात्र नहीं थे, बल्कि प्रतीक थे। बिल्कुल, जानवरों का इस्तेमाल नैतिक शिक्षा देने के लिए होता था, लेकिन इससे भी बढ़कर वे समाज और शक्ति संबंधों पर टिप्पणी करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका थे। अच्छा, मतलब जानवरों के जरिए इंसानों पर टिप्पणी? हाँ, वो ज्यादा सुरक्षित था। जैसे देहाती और शहरी चूहा की कहानी गांव की सादगी और सुरक्षा की तुलना शहर के ग्लैमर लेकिन खतरों से करती है। लोमड़ी अक्सर एक चालाक, कमजोर लेकिन बुद्धिमान पात्र के रूप में उभरती है, जो अपनी अक्ल से शेर जैसे ताकतवर जानवरों को भी मात दे देती है। ये दिखाता है कि शायद आम लोग भी बुद्धि को ताकत पर तरजीह देते थे। लगता तो यही है। आपने शक्ति संबंधों का जिक्र किया। ऐसा लगता है कि ये प्राचीन कहानियां शक्ति और लिंग जैसे बड़े सामाजिक मुद्दों से भी गहराई से जुड़ी थी। निश्चित रूप से शक्ति संतुलन इन कहानियों के मूल में है, चाहे वो देवताओं और मनुष्यों के बीच का रिश्ता हो, राजा और प्रजा का, मालिक और गुलाम का, या स्त्री और पुरुष का। शक्ति का दुरुपयोग भी दिखता होगा। हाँ, वो एक आम विषय है। हेरोडोटस कोरिंथ के अत्याचारी शासक पेरियान्दर की एक भयावह कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी है? कहा जाता है कि उसने अपनी मृत पत्नी की आत्मा को खुश करने के लिए शहर की सभी सम्मानित महिलाओं के कपड़े और गहने उतरवा लिए और उन्हें जला दिया। बाप रे! क्यों? क्योंकि पत्नी की आत्मा ने शिकायत की थी कि वो ठंड से कांप रही है, क्योंकि उसके कपड़े साथ में जलाए नहीं गए थे। ये सत्ता के क्रूर और मनमाने इस्तेमाल का चरम उदाहरण है। और दंत कथाओं में ईसप की भेड़िया और मेमना की कहानी। भेड़िया मेमने को खाने के लिए उलझुल बहाने बनाता है। जब मेमना हर आरोप को झूठा साबित कर देता है तो भेड़िया बस ये कहकर उसे खा जाता है कि तुम बहस बहुत करते हो। ये तो सीधे सीधे ताकत का गलत इस्तेमाल है। बिल्कुल, ये कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे ताकतवर लोग अपनी शक्ति को सही ठहराने के लिए झूठे तर्क गढ़ते हैं। लेकिन क्या ऐसी कहानियां भी थीं जहां शक्ति को चुनौती दी जाती थी? हाँ, बिल्कुल। बुद्धि द्वारा शक्ति को चुनौती देना भी एक लोकप्रिय विषय था, जैसे ईसप की ही कहानी लोमड़ी और बीमार शेर। हाँ, वो सुनिए। शेर हुक्म देता है सब जानवर आएं। हाँ, पर लोमड़ी गुफा के बाहर ही रुक जाती है। जब शेर पूछता है क्यों नहीं आई, तो लोमड़ी कहती है, महाराज, मुझे अंदर जाने वाले बहुत से पैरों के निशान दिख रहे हैं, लेकिन बाहर आने वाला एक भी नहीं। वाह, क्या चालाकी है! हाँ, ये चालाकी और अवलोकन की शक्ति को दर्शाती है। एक और दिलचस्प कहानी हेरोडोटस सुनाते हैं, मिस्र के राजा रामपिन सिनेट और एक चोर की। अच्छा। राजा के खजाने में चोरी होती है। चोर इतना चालाक होता है कि राजा उसे पकड़ नहीं पाता। वो जाल बिछाता है, चोर भाई का सिर काट लेता है, राजा की बेटी का इस्तेमाल होता है, पर चोर फिर भी बच निकलता है। क्या? हाँ, अंत में राजा चोर की चतुराई से इतना प्रभावित होता है कि वो उसे माफ कर देता है और अपनी बेटी की शादी उससे करवा देता है। ये एक तरह की ट्रिकस्टर कहानी है जो सत्ता को मूर्ख बनाने का जश्न मनाती है। ये तो वाकई कमाल की कहानियां हैं। अब अगर लैंगिक भूमिकाओं की बात करें तो इन प्राचीन कहानियों में महिलाओं को कैसे दर्शाया गया है? देखिए, ये कहानियां जिन समाजों से निकली हैं वे मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक थे, और ये बात कहानियों में साफ झलकती है। महिलाएं अक्सर अधीन दिखाई जाती हैं, पुरुषों की संपत्ति या उनके नियंत्रण में। जैसे राजा एक्रीशियस अपनी बेटी डिनाई को एक कांस्य के कमरे में कैद कर देता है, या नायकों द्वारा महिलाओं का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देना, जैसे थीसिस ने एरियाडने को छोड़ दिया। हाँ, एरियाडने और मीडिया। बिल्कुल, जेसन ने मीडिया को छोड़ दिया। ये पैटर्न बार बार दिखता है। लेकिन क्या महिलाएं हमेशा पीड़ित ही होती हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई कहानियों में महिलाएं स्थापित शक्ति को चुनौती देती हैं, भले ही उन्हें अक्सर नकारात्मक रूप से दिखाया जाए। जैसे क्लाइमेनेस्ट्रा अपने पति राजा अगामेम्नन की हत्या कर देती है। वो तो है। या हेरोडोटस की लीडिया के राजा कैंडोलस की कहानी। राजा अपने अंगरक्षक गाइगीस को छिपकर अपनी पत्नी को निर्वस्त्र दिखने पर मजबूर करता है। जब पत्नी को पता चलता है तो वो गाइगीस से कहती है, या तो खुद मरो या कैंडोलस को मारकर मुझे और सिंहासन हासिल कर लो।
और गाइगिस राजा को मार देता है। हाँ, यहाँ पत्नी अपने अपमान का बदला लेने के लिए निर्णायक कदम उठाती है। और क्या एशियाई कहानियों में स्त्री शक्ति का चित्रण कुछ अलग था? स्रोत बताते हैं कि एशियाई लोक कथाओं में स्त्री शक्ति के चित्रण में कुछ भिन्नताएं और अनोखे पहलू मिलते हैं। जैसे भारतीय मिथकों में अप्सराएं हैं। हाँ, अप्सराएं जो मोहक शक्तियों के रूप में आती हैं या नायकों को इनाम के तौर पे मिलती हैं। दूसरी तरफ डायने या राक्षसीनियां पुरुषों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। चीनी लोक कथाओं में लोमड़िया आत्माएं हैं। लोमड़ी आत्माएं, हाँ, जो खूबसूरत महिलाओं का रूप धरकर पुरुषों को मोहित करती हैं और कभी-कभी उन्हें नष्ट कर देती हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। एक और दिलचस्प बात कुछ बौद्ध कहानियों जैसे विमल कीर्ति सूत्र में देखने को मिलती है, जहां लिंग की तरलता का विचार आता है। लिंग की तरलता मतलब? एक दृश्य में देवी शारीपुत्र नामक एक पुरुष भिक्षु को एक महिला में बदल देती हैं और खुद पुरुष बन जाती है, ये दिखाने के लिए कि लिंग एक भ्रम या अस्थायी अवस्था है। अरे वाह। हाँ, हालांकि ये धार्मिक संदर्भ में है, पर यह दिखाता है कि लिंग की स्थिर अवधारणा को चुनौती देने वाले विचार भी मौजूद थे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो स्त्री शक्ति और कामुकता के प्रति पुरुषों की चिंता वो एक ऐसा विषय है जो ग्रीक, रोमन और एशियाई कहानियों में बार बार उभर कर आता है। ये बहुत पेचीदा है कि कैसे कहानियां समाज के अंदरूनी तनावों को उजागर करती हैं। स्रोत में एक और बात का उल्लेख था कि कहानियों में स्थान या परिवेश भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसका क्या मतलब है? हाँ, कहानी कहाँ घट रही है, ये उसके अर्थ और प्रभाव के लिए बहुत मायने रखता है। अजूबों और अद्भुत लोगों के लिए अक्सर दुनिया के दूरस्थ स्थान चुने जाते थे, उत्तर में, पूर्व में जैसे भारत, या दक्षिण में जहां के बारे में कम पता हो। बिल्कुल, ये वो जगह थी जिनके बारे में यूनानियों और रोमनों को कम जानकारी थी, इसलिए वे अपनी कल्पनाओं, आशाओं और डरों को इन जगहों पर प्रक्षेपित कर सकते थे। ये अज्ञात के प्रतीक थे। और सीमाएं या दहलीज? हाँ, सीमाएं और दहलीज, बॉर्डर्स एंड थ्रेशोल्ड्स कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी सीमा को पार करने के अक्सर गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे पेंडोरा का बक्सा खोलना। हाँ, दुनिया में बुराइयां आ गई। बिल्कुल, या साइकी का पाताल लोक का बक्सा खोलना उसे गहरी नींद में सुला देता है। मिनोस की भूलभुलैया में प्रवेश करना मौत को दावत देना है। ये दहलीज सामान्य दुनिया और जादुई, खतरनाक या पवित्र दुनिया के बीच की रेखाएं हैं। और कुछ खास तरह के स्थान जैसे समुद्र तट या गुफाएं? हाँ, ऐसे स्थानों को अक्सर सीमांत स्थान या लिमिनल स्पेसेस माना जाता है। लिमिनल मतलब दहलीज। ये न पूरी तरह से सभ्य दुनिया का हिस्सा होते हैं, न ही पूरी तरह से जंगली या अलौकिक दुनिया का। अच्छा। समुद्र तट जमीन और समुद्र के बीच की जगह है। गुफा जमीन के नीचे की दुनिया का प्रवेश द्वार है। ऐसे स्थान अक्सर परिवर्तन या संक्रमण के स्थल होते हैं। उदाहरण के लिए? जैसे थीसियस बुलबुलैया के अंदर मिनोटॉर का सामना करके एक नायक बनता है। जेसन सुनहरे ऊन की तलाश में कोल्चिस के रहस्यमय तट पर पहुंचता है। अपुलियस की कहानी में एक गरीब आदमी समुद्र तट पर सो रहा होता है कि समुद्री डाकू उसे पकड़कर गुलाम बना लेते। उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। ये स्थान अनिश्चितता, खतरे और संभावनाओं से भरे होते हैं। तो कुल मिलाके ये प्राचीन कहानियां सिर्फ मन बहलाने की किस्से कहानियां नहीं थीं। ये तो उस समय के समाज, उनकी मान्यताओं, उनके डरों और उनकी संरचनाओं का एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय आईना है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानियां हमें एक खिड़की देती हैं जिससे हम झांक कर देख सकते हैं कि प्राचीन काल के लोग अपनी दुनिया को कैसे समझते थे। वे शक्ति, लिंग, नैतिकता, जीवन, मृत्यु और अज्ञात जैसे बड़े और सार्वभौमिक सवालों से कैसे जूझते थे। उन्होंने कहानियों का इस्तेमाल मनोरंजन करने, सिखाने, चेतावनी देने, सामाजिक बंधन बनाने और शायद सबसे महत्वपूर्ण ये समझने के लिए किया कि इंसान होने का क्या मतलब है। ये निश्चित रूप से सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं थीं, बल्कि समाज के ताने बाने का, उनकी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा थीं। ये सब सुनकर तो इन जानी पहचानी और कुछ अनसुनी कहानियों को देखने का नजरिया ही बदल गया है। हमारे श्रोता के लिए कोई एक आखिरी विचार जिस पर वो इस चर्चा के बाद सोच सकें? हाँ, एक बात पर विचार करना दिलचस्प होगा, वो ये कि इन कहानियों को सुनाया कैसे जाता था। कैसे सुनाया जाता था? आज हम इन्हें अक्सर किताबों में एक स्थिर लिखित रूप में पढ़ते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये ज्यादातर मौखिक थीं। इन्हें सामाजिक समारोहों, दावतों,
काम के दौरान, यात्राओं पर में सुनाया जाता था। हाँ, जैसा आपने बताया। तो सुनाने वाला शायद हर बार कहानी में थोड़ा बहुत फेरबदल करता होगा, श्रोताओं के हिसाब से उसे ढालता होगा। कहानी सुनाने का ये जीवंत प्रदर्शनकारी पहलू। परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट। हाँ, सुनाने वाले का अंदाज, आवाज का उतार चढ़ाव, श्रोताओं की प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर कहानी के अर्थ और उसके प्रभाव को गढ़ते होंगे। ये वो चीज है जो लिखित पाठ पढ़ते समय काफी हद तक खो जाती है। सही बात है। तो सोचने वाली बात ये है कि ये संदर्भ, कहानी सुनाने का माहौल और तरीका हमारी आज की समझ को कैसे बदल सकता है, अगर हम इन कहानियों को सिर्फ पाठ के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना के रूप में देखें, तो क्या उनके मायने और गहरे नहीं हो जाते? वाह, ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके माहौल और उसके सुनाने के अंदाज में भी जिंदा होती है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। स्वागत। आज हम मध्ययुगीन परियों की कहानियों की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये डिज्नी या ग्रिम बंधुओं वाली चमक दमक नहीं है, बल्कि वो कहानियां हैं जो 800 से 1450 ईस्वी के बीच थी। और इनका आधार है एक अकादमिक किताब, एक कल्चरल हिस्ट्री ऑफ फेरी टेल्स इन द मिडिल एजेस के कुछ अंश। बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि ये कहानियां महज किस्से नहीं थीं। सही कहा। ये उस दौर के समाज, उनके विश्वासों, उनकी चिंताओं का आईना थीं। मतलब संस्कृति को समझने की एक चाबी। और देखिए, शुरुआत ही एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद चौंका दे। मध्ययुग में बहुत से लोग परियों को सच मानते थे। हाँ, कोई कहानी का पात्र नहीं। और ये परियां अक्सर खतरनाक, मोहक और रहस्यमयी होती थीं। तो चलिए इस अनूठी दुनिया की पर्दे खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, ये मध्ययुगीन परियां हमारी आज की कल्पना से कितनी अलग थीं? क्या ये बस बच्चों को बहलाने वाली कहानियां थीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही सबसे बड़ा फर्क है। मध्य युग में परियों पर विश्वास सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं था, ये काफी व्यापक था। व्यापक मतलब उन्हें काल्पनिक जीव नहीं बल्कि वास्तविक शक्तियां माना जाता था, जिनसे आपका आमना सामना हो सकता था। सच में? हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि चर्च के अधिकारी जैसे 13वीं सदी के विलियम ऑफ ओवरग्वेन इन्हें अक्सर दानव का शैतान से जोड़ते थे। दानव से? हाँ, वो मानते थे कि लेडी अबंडेंस या साटिया जैसी परियां वो घरों में घुसकर बहुतायत या तृप्ति का झूठा भ्रम पैदा करती हैं, असल में शैतानी चाल। अच्छा, यानी चर्च तो उन्हें खारिज कर रहा था या कहें कि दानवी बता रहा था? हाँ बिल्कुल। लेकिन आम लोगों के मन में तस्वीर थोड़ी अलग थी। वो कैसे? आम लोग उन्हें मानते तो थे, पर शायद डर और सम्मान के मिले जुले भाव से। जैसे जॉन ब्रोमियार्ड की सुमा प्रेडिकेंटियम में जिक्र है, लोग उन्हें अक्सर फेयरफोक या अच्छे लोग कहते थे। अच्छे लोग? डर के मारे। हाँ, शायद सीधे सीधे उनका नाम लेने से भी डरते हों। कुछ लोग ये भी मानते थे कि ये परियां चोरों का पता लगाने या खोई चीजें खोजने में मदद कर सकती हैं, और इसे शैतान का काम नहीं मानते थे। अरे वाह! तो एक तरफ चर्च का नजरिया, दूसरी तरफ लोगों का अपना विश्वास। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब उस वक्त परी कथा का मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं, यानी कोई मनगढ़ंत अविश्वसनीय कहानी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी भी यही बताता है। फेरी टेल शब्द का पहला दर्ज अर्थ 1635 में था, परियों के बारे में कहानी। और दूसरा? और सिर्फ 36 साल बाद 1671 में इसका दूसरा अर्थ बन गया कुछ ऐसा जो अविश्वसनीय हो। तो मध्य युग में ये कहानियां वाकई परियों के बारे में कहानियां थीं, उन शक्तियों के बारे में जिन लोग सच मानते थे। हाँ, अकादमिक जगत में त्वेतान तोदोरोव ने 2 तरह की कहानियों में फर्क किया है। मार्वेलस, जहां अलौकिक को स्वाभाविक माना जाता है, और फैंटास्टिक, जहां पाठक या पात्र दुविधा में रहता है। तो मध्ययुगीन कहानियां मार्वेलस थीं ज्यादातर। हाँ, क्योंकि उस समाज में अलौकिक को यथार्थ का हिस्सा माना जाता था, वो स्वीकार करने को तैयार थे। लेकिन क्या सभी लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे, या कुछ शक शुबा भी था? नहीं, सभी नहीं। ये भी दिलचस्प है। उस दौर में भी कुछ लेखक सवाल उठा रहे थे, जैसे जेफरी चौसर। चौसर? उन्होंने क्या कहा? अपनी वाइफ ऑफ बाथ्स टेल में वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आजकल परियां इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हर कोने में पादरी घूमते रहते हैं जिन्होंने परियों को भगा दिया है। अच्छा तंज है। बिल्कुल। दूसरी तरफ उनके समकालीन थे विलियम लैंगलैंड,
हाँ। उन्होंने अपने मशहूर कविता पियर्स प्लाउमैन के बाद के संस्करणों से परी शब्द ही हटा दिया। हटा दिया? क्यों? शायद उन्हें डर था कि लोग उनके देखे सपने या दर्शन को कहीं शैतानी प्रभाव न समझ लें। तो आप देखिए, विश्वास, संदेह और डर सब साथ साथ चल रहे थे। ये जो विश्वास था कि परियां असली हैं, शक्तिशाली हैं, इसका उनकी कहानियों में चित्रण कैसे होता था? उनकी शक्तियां किस तरह की थी? हाँ, मेलिसा रिडले एल्म्स के काम से पता चलता है कि परियों की शक्ति अक्सर व्यक्तिगत स्तर पर दिखती थी। व्यक्तिगत स्तर पर? यानी मतलब वे किसी शूरवीर की मदद कर सकती थी। जैसे सर लॉन्फल की कहानी में परी प्रेमिका ट्रिया मोर है, वो उसे बेशुमार दौलत और सम्मान दिलाती है। अच्छा। लेकिन वो मदद हमेशा सीधी नहीं होती थी, वे इंसानों को परख भी सकती थी। जैसे सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट में जो ग्रीन नाइट है, हाँ, वो रहस्यमयी किरदार, वो असल में मॉर्गन लिफ्ले नाम की शक्तिशाली जादूगरनी की एक परीक्षा थी और मॉर्गन लिफ्ले को अक्सर परी ही माना जाता था। अच्छा, यानी वे सिर्फ मददगार नहीं थीं, खतरनाक भी हो सकती थीं। हाँ, बिल्कुल खतरनाक भी। वे अपनी सुंदरता या धन से इंसानों को बहला सकती थीं। बहलाना? हाँ, और वे ग्लैमर यानी भ्रम या मायाजाल रचकर धोखा दे सकती थी। मॉर्गन लिफ्ले ये अक्सर करती थी। और ये सिर्फ मानसिक होता था या? नहीं, शारीरिक नियंत्रण भी कर सकती थी। आयरलैंड की एक पुरानी कहानी है वूइंग ऑफ इटाइन। उसमें एक ईर्षालु परी है फ्यूमनाच। वो अपनी सौतन इटाइन को पहले पानी का तालाब और फिर एक छोटी सी मक्खी बना देती है। मक्खी? बाबे वे, ये तो बहुत शक्तिशाली नियंत्रण है ना? ये दिखाता है कि उनका नियंत्रण कितना गहरा हो सकता था। और क्या वे इंसानों को कहीं ले जा भी सकती थी, किसी दूसरी दुनिया में? हाँ, ये उनकी एक और अहम शक्ति थी, इंसानों को अपने लोक, जिसे अदर वर्ल्ड कहते हैं, वहां ले जाना। अच्छा, क्यों ले जाती थी? कभी कभी तो बचाने के लिए। जैसे किंग आर्थर को उनकी मृत्यु के बाद एवलॉन ले जाया गया, जो एक परी लोक माना जाता है। लेकिन कभी कभी ये अपहरण जैसा होता था। जैसे सर ऑर्फियो की कहानी में परी राजा है, वो ऑर्फियो की पत्नी हेरोडिस को जबरदस्ती अपने लोक ले जाता है। प्रेम परिवहन की शक्ति भी उनके प्रभाव का एक बड़ा हिस्सा थी। ये सब दिखाता है कि मध्ययुगीन लोगों के लिए परियां कितनी वास्तविक और प्रभावशाली थीं। ये तो बात हुई परियों की शक्तियों की, पर ये कहानियां सिर्फ यूरोप में ही थीं या इनका दायरा और बड़ा था? नहीं, ये सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मध्य युग में, खासकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, संस्कृतियों के बीच विचारों और कहानियों का जबरदस्त आदान प्रदान हो रहा था। अच्छा। जैसे श्यामा राजेंद्रन के काम से पता चलता है कि अरबी कहानियों का, खासकर अलिफ लैला, हाँ, 1001 नाइट्स, बिल्कुल, उसका यूरोपीय साहित्य पर गहरा असर पड़ा। जैसे अलिफ लैला में एक मुख्य कहानी है शहजादी शहराजाद की, जो कई छोटी कहानियों को जोड़ती है। हाँ, फ्रेम स्टोरी जिसे कहते हैं। सही कहा। वैसा ही ढांचा हमें बोकासियो के डेकामेरॉन और चौसर की कैंटरबरी टेल्स में भी मिलता है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। तो मतलब कहानियां एक जगह से दूसरी जगह जाती थीं और बदल जाती थीं। समझ गए? हाँ, बिल्कुल। इसे उस समय ट्रांसलेटिव स्टडी कहा जाता था, यानी ज्ञान और संस्कृति का एक भाषा और सभ्यता से दूसरी में हस्तांतरण। लेखक पुरानी कहानियों या स्रोतों को लेते थे और उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने दर्शकों के हिसाब से ढालते थे, उन्हें उपयुक्त बनाते थे। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक दिलचस्प उदाहरण है 18वीं सदी के फ्रांसीसी अनुवादक एंटोनी गैलेंट का। जब उन्होंने अलिफ लैला का अनुवाद किया तो उसमें सिंदबाद, अलादीन और अली बाबा जैसी कहानियां भी शामिल कर दी। लेकिन वो तो मूल में नहीं थीं। हाँ, यही बात है। ये कहानियां उन्हें एक सीरियाई कहानीकार हन्ना दियाब से मिली थीं, लेकिन वे अरबी की मूल पांडुलिपियों में नहीं थीं। गैलेंट ने उन्हें फ्रांसीसी पाठकों के स्वाद के अनुसार ढाला। कमाल है। और चौसर ने भी कुछ ऐसे ही किया था। हाँ, चौसर ने अपनी स्क्वायर्स टेल में ऐसा ही किया। उन्होंने अरबी या पूर्वी स्रोतों से प्रेरित जादुई चीजें लीं, जैसे एक उड़ने वाला पीतल का घोड़ा। हाँ, मैंने पढ़ा है। और उन्हें आर्थरियन रोमांस के जाने पहचाने माहौल में डाल दिया। लेकिन चौसर सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वे जानबूझकर एक विदेशी या अजनबी संस्कृति का चित्रण कर रहे थे। अच्छा। और साथ ही ये भी दिखा रहे थे कि उस संस्कृति को समझना और उसकी भाषा का सही अनुवाद करना कितना मुश्किल है।
कहानी सुनाने वाला स्क्वायर खुद कहता है कि उसकी अंग्रेजी उस विदेशी शूरवीर की भाषा और अंदाज को पूरी तरह बयान करने के लिए नाकाफी है। यानी कि अनुवाद की प्रक्रिया पर एक तरह की टिप्पणी भी है। बिल्कुल। तो कहानियां यात्रा कर रही थीं, बदल रही थीं और उनमें परियों जैसी अलौकिक शक्तियों का वास था। अब जरा मध्ययुगीन रोमांस की दुनिया में चलते हैं। इनमें प्रेम, लिंग और शक्ति को कैसे दिखाया गया? क्या ये वही घिसी-पिटी कहानी थी, बहादुर शूरवीर और बचाने लायक राजकुमारी? देखिए, ऊपर से देखने पर शायद ऐसा लगे, लेकिन लिन शटर्स बताती हैं कि इन रोमांस कहानियों में काफी जटिलताएं थीं। जैसे? मिसाल के तौर पर सुंदरता सिर्फ महिलाओं का गुण नहीं थी। ले बेल इन कन्नून नाम का एक रोमांस है, जिसका मतलब ही है सुंदर अजनबी। इस कहानी का नायक असाधारण रूप से सुंदर था। नायक सुंदर था? हाँ, और उसकी सुंदरता में सिर्फ उसका शरीर नहीं, बल्कि उसके शानदार कपड़े और उसका व्यवहार भी शामिल था। उस दौर की दरबारी संस्कृति में बाहरी रूप, रंग, तौर तरीके, पहनावा, ये सब मिलकर किसी व्यक्ति की पहचान बनाते थे। और प्रेम के बारे में क्या? हमने कोर्टली लव या फिन अमोर के बारे में सुना है, ये क्या था? फिन अमोर या उदात्त प्रेम, ये मध्ययुगीन रोमांस का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। ये एक आदर्श परिष्कृत प्रेम माना जाता था, लेकिन मजे की बात यह है कि ये अक्सर विवाहेतर होता था। विवाहेतर, जैसे लैंसलॉट और ग्वेनिवर? बिल्कुल, उनका प्रसिद्ध प्रेम ये सामाजिक नियमों और बंधनों को चुनौती देता था। ये एक विरोधाभासी चीज थी, ये विनाशकारी भी हो सकता था, समाज को तोड़ भी सकता था। लेकिन साथ ही ये शूरवीर की प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकता था, उसे महान कामों के लिए प्रेरित कर सकता था। इस प्रेम में नायक अक्सर अपनी प्रेमिका के प्रति पूरी तरह समर्पित होता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और महिलाओं के किरदार, क्या वे सिर्फ पवित्र और असहाय दिखाई जाती थी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। रोमांस अक्सर महिलाओं को सिर्फ कुंवारी पवित्रता के खांचे से बाहर निकालकर भी गुणी मानते थे। वे सुंदर, कामुक और वफादार प्रेमिकाएं हो सकती थीं, भले ही वे शादीशुदा ना हो या किसी विवाहितर संबंध में हो। अच्छा। हाँ, शटर्स के अनुसार रोमांस अक्सर ऐसी महिलाओं का जश्न मनाता है जो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती हैं। हालांकि कुछ आलोचक जैसे हावर्ड ब्लॉच ये भी तर्क देते हैं कि ये भी एक तरह से महिलाओं को सीमित करना ही था। उन्हें या तो मोहक खतरनाक सुंदरता या फिर उद्धार करने वाली पवित्रता के रूप में ही देखा जाता था। मतलब दो ही खांचे थे। समझ गया। अच्छा, आपने शक्तिशाली महिलाओं का जिक्र किया था। मेलुसीन की कहानी बहुत मशहूर है, वो क्या दर्शाती है? मेलुसीन? हाँ, उनकी कहानी वाकई असाधारण है। ज़िया दारास और कुदरैत जैसे लेखकों ने 15वीं सदी में इसे लिखा। मेलुसीन एक शक्तिशाली परी है जो रेमिंडन नाम के एक रईस से शादी करती है। वो वादा करती है कि वो उसके लिए एक महान वंश और अपार समृद्धि लाएगी, लेकिन एक शर्त पर कि वो उसे शनिवार को कभी नहीं देखेगा। शनिवार को? ठीक है। सालों तक सब ठीक चलता है। उनके कई बेटे होते हैं जो बड़े होकर शक्तिशाली लुसिग्नन वंश की नींव रखते हैं। लेकिन शर्त तो टूटने के लिए ही होती है ना, खासकर ऐसी कहानियों में। बिल्कुल। रेमिंडन का भाई उसे उकसाता है, उसके मन में शक पैदा करता है, और एक दिन रेमिंडन छुपकर अपनी पत्नी को नहाते हुए देख लेता है। और क्या देखता है वो? और वो जो देखता है वो चौंकाने वाला है। कमर से ऊपर तो वो खूबसूरत औरत है, लेकिन नीचे एक विशाल सांप या ड्रैगन जैसी पूंछ है। ओह, फिर क्या हुआ? विश्वास तो टूट गया। रेमिंडन पहले तो खामोश रहता है, अपने किए पर शर्मिंदा होता है, लेकिन बाद में जब उनका एक बेटा जेफ्रॉय गुस्से में एक मठ को जला देता है जिसमें उसका अपना भाई भी मारा जाता है, हे भगवान, तब रेमिंडन आपा खो बैठता है। वो सबके सामने मेलुसीन को कपटी नागिन कह देता है। सबके सामने? हाँ, और ये सार्वजनिक विश्वासघात उस श्राप को सक्रिय कर देता है जिसके तहत मेलुसीन जी रही थी। वो चीखती हुई एक ड्रैगन के रूप में खिड़की से उड़ जाती है और फिर हमेशा के लिए अपना मानवीय रूप और ईसाई तरीके से मरने का मौका खो देती है। दुखद अंत। हाँ, ये कहानी कई गहरे मुद्दों को छूती है। इंसान और हैवान के बीच की धुंधली सीमा, विश्वास और विश्वासघात का नतीजा, पहचान का संकट, मेलुसीन कौन है, औरत या दानव, और स्त्रीत्व का दोहरा रूप, आकर्षक भी और भयावह भी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मध्य युग और उसके बाद भी लुसिग्नन जैसे असली कुलीन परिवारों ने गर्व से मेलुसीन को अपनी पूर्वज बताया। सच में? एक परी नागिन को। हाँ,
उन्होंने इस जुड़ाव से अपनी शक्ति और वैधता को बढ़ाया। ये दिखाता है कि कैसे मिथक और इतिहास उस दौर में आपस में गुंथे हुए थे। कमाल है। मेलुसीन की कहानी में नागिन या ड्रैगन का पहलू राक्षसों की दुनिया की तरफ ले जाता है। परियों के अलावा मध्ययुगीन कहानियों में राक्षस भी भरे पड़े थे। क्रिस्टीन न्यूफील्ड के काम के अनुसार मॉन्स्टर शब्द का मतलब क्या था उस समय? हाँ, राक्षस भी बहुत थे। मॉन्स्टर शब्द लैटिन के मॉन्स्ट्रम से आया है, जिसके दो मतलब हो सकते हैं, दिखाना या चेतावनी देना। दिखाना या चेतावनी देना। हाँ, तो राक्षस सिर्फ डरावने जीव नहीं थे, वे संकेत थे, प्रतीक थे। वे अक्सर भविष्य में होने वाली किसी घटना का इशारा करते थे या समाज में किसी नैतिक या आध्यात्मिक कमी की चेतावनी देते थे। क्या उन्हें प्रकृति के खिलाफ कोई अजीब गड़बड़ी माना जाता था? मतलब नेचुरल नहीं? ये दिलचस्प है। सेंट ऑगस्टीन और इसिडोर ऑफ सिविल जैसे प्रभावशाली ईसाई विचारक थे। हाँ। उनका मानना था कि राक्षस असल में ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। अच्छा। वे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि हमारी सीमित समझ से परे हैं। वे ईश्वर की रचना की विविधता और शक्ति को दर्शाते हैं। अच्छा। लेकिन साथ ही उन्हें अक्सर नैतिक पतन से भी जोड़ा जाता था। बाइबल की कहानियों के आधार पर उन्हें केन का वंशज माना जाता था, जिसने हाबिल को मारा था। हाँ, या फिर उन्हें नूह के बेटे हैम के श्राप से जोड़ा जाता था। इस तरह शारीरिक विकृति या असामान्यता को अक्सर आध्यात्मिक भ्रष्टाचार या पाप का बाहरी चिन्ह माना जाता था। समझ गया। और ड्रैगन्स, वे तो बहुत आम लगते हैं इन कहानियों में। ड्रैगन, हाँ, वो वाकई मध्ययुगीन कल्पना के केंद्र में थे। वे अक्सर हाइब्रिड यानी मिले-जुले जीव होते थे। उनमें सांप, पक्षी, शिकारी जानवरों के लक्षण होते थे। अच्छा, मिक्सचर टाइप। हाँ, उनकी कई भूमिकाएं थीं। वे सीमाओं के रक्षक हो सकते थे, खजानों के पहरेदार हो सकते थे, शैतान के प्रतीक हो सकते थे, और वे अराजकता या पाप के मूर्त रूप भी माने जाते थे। तो कहानियों में उनसे लड़ना एक बड़ा काम होता होगा। बिल्कुल, संतों की कहानियों में, जैसे सेंट मार्गरेट की कहानी है जो ड्रैगन के पेट से जिंदा निकली। अरे वाह। और शूरवीरों के किस्सों में, जैसे सिगर्ड, बेयरवुल्फ या ट्रिस्टन, इनमें ड्रैगन से लड़ाई एक आम कथानक था। और ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक होती थी? नहीं, अक्सर ये नैतिक या अस्तित्व के स्तर का संघर्ष दर्शाती थी। अच्छाई बनाम बुराई, व्यवस्था बनाम अराजकता। कभी-कभी, जैसे सिगर्ड की कहानी में, फाफनर ड्रैगन का खून पीने से नायक को खास ज्ञान या शक्तियां मिल जाती थीं। अच्छा। लेकिन बेयरवुल्फ की कहानी दिखाती है कि ड्रैगन से लड़ाई नायक की मौत का कारण भी बन सकती थी, जो शायद इंसानी घमंड और सीमाओं की तरफ इशारा करती है। तो परियों के अपने लोक थे, राक्षस अजीब जगहों पर मिलते थे। इन कहानियों में जगह मतलब स्पेस का क्या महत्व था? हेलन फुल्टन ने अदर वर्ल्ड या किसी जादुई दुनिया के बारे में बताया है। हाँ, जगह का बहुत महत्व था। वेल्श कहानियों में इसे अनवन कहा गया, जिसका मतलब शायद गहराई या ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया नहीं है। आयरिश मिथकों में कई सिद्ध या परिलोक थे जो अक्सर पहाड़ियों के नीचे या झीलों के अंदर माने जाते थे। और ये जगह कैसी होती थी? ये सिर्फ अलग नहीं थीं, वे अक्सर हमारी दुनिया का एक अजीब प्रतिबिंब या विकृत रूप होती थीं। वहाँ समय और स्थान के नियम बदल जाते थे। इसे हेलन फुल्टन स्पेशल डिसलोकेशन कहती हैं। स्पेशल डिसलोकेशन मतलब आप चलते जा रहे हैं, आपको लगता है मंजिल करीब है, पर आप पहुंच ही नहीं पाते, जैसे कलखोवच और ओल्वेन नाम की वेल्श कहानी में होता है। अच्छा। और इन जादुई यागों की सीमाएं कैसे पता चलती थीं? क्या कोई दरवाजा होता था? अक्सर कोई दरवाजा नहीं, बल्कि खास निशान होते थे। टीले, जिन्हें वेल्श में गोरसेद कहते हैं, अजीब चट्टानें, नदियां या घने जंगल, ये अक्सर इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की सीमा का काम करते थे। सिद्ध आरबोथ नाम का एक टीला ऐसी ही जगह है जहां अलौकिक घटनाएं घटती हैं। सर गावेन इन द ग्रीन नाइट में ग्रीन नाइट का अजीब महल भी जंगल के बीच अचानक प्रकट होता है। हाँ, वो रहस्यमयी महल। वो एक शानदार पर खतरनाक जगह है जो आर्थर के व्यवस्थित दरबार का एक विकृत जादुई आईना है। फुल्टन इन्हें नॉन प्लेस कहती हैं, ऐसी जगह जो हमारी जानी पहचानी दुनिया के नियमों से परे हैं। नॉन प्लेस, जहां पहचान खो सकती है, बदल सकती है। हाँ, या फिर से मिल सकती है। वाह। तो हमने देखा कि इन कहानियों में विश्वास, संस्कृति, लिंग, शक्ति, डर और यहाँ तक कि जगह की समझ भी उस दौर के नजरिए को दिखाती है।
आखिर में उषा विष्णुवज्ला के काम के हवाले से क्या ये कहानियां समाज के दूसरे मुद्दों पर भी रोशनी डालती थीं? हाँ, निश्चित रूप से। मध्ययुगीन रोमांस सिर्फ तलवारबाजी और जादू टोने के किस्से नहीं थे। वे अक्सर उस समय की सामाजिक सच्चाइयों और चिंताओं को भी दर्शाते थे। जैसे कि परिवार एक बड़ा विषय था। जैसी मैरी डी फ्रांस की कहानी लिस ड्यूज़ामॉन्स में एक पिता अपनी बेटी पर इतना अधिकार जमाता है कि प्रेमियों के लिए दुखद अंत होता है। ओह, दरबारी जीवन की अनिश्चितता, अकेलापन और सामाजिक दबाव भी इन कहानियों में उभर कर आते हैं। जैसे क्रेटियन द थ्रॉय की कहानियां कौंते दु ग्राल या युवेन में दिखता है। और प्रेम और विवाह, जाहिर है ये तो अहम रहे होंगे। बिल्कुल, प्रेम और विवाह केंद्रीय विषय थे। हमने फैन आमोर की जटिलताओं की बात की। इसके अलावा जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए नायिकाएं जादू का सहारा लेती थीं। जादू का सहारा? हाँ, जैसे क्रेटियन के क्लीगेज में फेनिस अपनी मौत का नाटक रचती है ताकि उसे नापसंद राजा से शादी ना करनी पड़े। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे लोग व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक उम्मीदों के बीच जूझते थे। क्या दोस्ती जैसे रिश्तों की भी जगह थी इन कहानियों में? हाँ, दोस्ती भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक बंधन के रूप में दिखाई गई है। खासकर पुरुषों के बीच शूरवीरों की बिरादरी में दोस्ती और वफादारी बहुत अहम थी। और महिलाओं के बीच? महिलाओं के बीच की दोस्ती भी चित्रित हुई है। जैसे यूएन में लेडी लॉडेन और उनकी चालाक सेविका लुनेट के बीच का जटिल रिश्ता है, जिसमें वफादारी भी है और धोखा भी। अच्छा। तो ये कहानियां व्यक्ति और समुदाय के बीच के तनाव को, सामाजिक बंधन कैसे हमें बनाते हैं और कैसे सीमित करते हैं, इन सब पहलुओं को भी छूती थीं। तो कुल मिलाकर मध्ययुगीन परियों की कहानियां सिर्फ जादुई रोमांच या बच्चों के मनोरंजन से कहीं ज्यादा गहरी थीं। हाँ, बिल्कुल। वे उस समय के विश्वासों, लिंग और शक्ति के समीकरणों, अलग-अलग संस्कृतियों के मेलजोल और समाज की संरचनाओं का एक बहुत पेचीदा और क्या कहते हैं, अक्सर विरोधाभासी नक्शा पेश करती हैं। आपने एकदम सही कहा। परियों को सच मानना, राक्षसों में गहरे नैतिक और आध्यात्मिक अर्थ खोजना, कहानियों का एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सफर करना और बदलना। हाँ। परियां पंखों वाली प्यारी सी आकृतियां नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शक्तिशाली, कभी-कभी खतरनाक और रहस्यमयी प्राणी थीं। राक्षस सिर्फ डराने के लिए नहीं थे, वो चेतावनी और मतलब लेकर आते थे। ये दुनिया आज की परी कथाओं की अक्सर सपाट लगने वाली दुनिया से बहुत अलग थी। ज्यादा उलझी हुई, ज्यादा वयस्क। हाँ, यहाँ सिर्फ अच्छे और बुरे की सीधी लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसानी फितरत, सामाजिक दबावों और अलौकिक ताकतों के बीच एक जटिल संतुलन बनाने की कोशिश थी। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कल्पना कितनी भी ऊंची उड़ान भरे, वो हमेशा अपने समय और समाज की जमीन से जुड़ी रहती है। बिल्कुल, और ये हमें दिखाता है कि कैसे कहानियां हमेशा अपने समय और समाज का प्रतिबिंब होती हैं, चाहे वे कितनी भी काल्पनिक क्यों न लगें। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर मध्य युग में लोग अलौकिक को, परियों और राक्षसों को यथार्थ का हिस्सा मानते थे, तो इस विश्वास ने उनके डर को, उनकी उम्मीदों को और दुनिया को देखने के उनके नजरिए को कैसे गढ़ा होगा? सोचने वाली बात है। और क्या आज की हमारी तथाकथित तर्कसंगत दुनिया में भी ऐसे सांस्कृतिक राक्षस या मोहक परियां मौजूद हैं? अदृश्य विश्वास, डर या आकांक्षाएं जो अनजाने में हमारे फैसलों और हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं? सोचने वाली बात है। अगली बार तक गहराई से सोचते रहिए। आज हम 18वीं सदी की परिकथाओं के दिलचस्प और अक्सर अनदेखे सांस्कृतिक इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास इस विषय पर लिखी किताब के कुछ अहम हिस्से हैं और हमारा इरादा है कि इन पन्नों में छुपी सबसे रोचक जानकारी को सामने लाया जाए। तो शुरू करें? बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ वो बच्चों वाली कहानियां नहीं थी जिन्हें हम आज समझते हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे विकसित हुई, फ्रांस एंड इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, यहाँ तक कि चीन में इनके मायने क्या थे। और ये उस दौर के समाज के बारे में, लिंग भेद और यहाँ तक कि आप कह सकते हैं विज्ञान और दर्शन के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। सही। ये उस जमाने की सोच का एक आईना है एक तरह से। तो शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली हो। जरूर। जब हम पुरानी क्लासिक परिकथाओं के बारे में सोचते हैं तो चार्ल्स पेरो का नाम ही आता है ना, सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी वगैरह। हाँ बिल्कुल, आज तो वही सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि 18वीं सदी के इंग्लैंड में
पेरो का उतना बोलबाला नहीं था जितना मादाम डी ऑलनॉय का था, एक और फ्रांसीसी लेखिका। ये सचमुच, हाँ, हैरान करने वाली बात है अगर आज के नजरिए से देखें। है ना? डी ऑलनॉय की कहानियों का पहला अंग्रेजी अनुवाद वो 1729 में आ गया था, मतलब पेरो के अनुवाद से भी पहले। अच्छा। और उनकी लोकप्रियता बनी रही। जो स्रोत में प्रकाशन की तालिकाएं दी है ना, हाँ, मैंने देखी। वो दिखाती हैं कि उनकी रचनाएं पूरी सदी में बार बार छपती रहीं। कभी उनके असली नाम से, जिसे कभी कभी थोड़ा बदल के काउंटेस डानोइस या डानोइस लिख देते थे, तो कभी क्वीन मैब या मदरबंच जैसे नकली नामों से। तो मतलब उनकी कहानियों की पहुंच बहुत जबरदस्त थी। बिल्कुल, और असर भी। एन रैडक्लिफ, मारिया एजवर्ड जैसे लेखकों पर भी उनका प्रभाव पड़ा। तो ऐसा क्यों था? मतलब क्या बात थी उनकी कहानियों में जो अंग्रेजी पाठकों को ज्यादा भा गई उस वक्त? ये अच्छा सवाल है। देखिए, डी ऑलनॉय की कहानियां अक्सर ज्यादा लंबी होती थीं, ज्यादा सजी धजी, उनमें जादू वगैरह ज्यादा होता था। अच्छा। उनमें अक्सर काफी शक्तिशाली महिला पात्र भी होते थे, और वो कहानियां उस समय के फ्रांसीसी सैलून कल्चर की जो नफासत थी उसे दर्शाती थीं। तो शायद ये जो जटिलता थी, ये जो शान थी, वो उस दौर के पाठकों को ज्यादा खींचती थी। जबकि पेरो की कहानियां वो थोड़ी, कह सकते हैं, सीधी थीं, नैतिक शिक्षा पर ज्यादा जोर था। दिलचस्प। लेकिन ये फ्रांसीसी कहानियां चाहे पेरो की हो या डी ऑलनॉय की, ये आई कहाँ से? मतलब अचानक तो पैदा नहीं हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी और भी परतदार हो जाती है। अच्छा। इन फ्रांसीसी परिकथाओं की जड़ें वो काफी हद तक इटली में थी। जियोवानी फ्रांसिस्को स्ट्रापारोला और जियाम्बतिस्ता बसेले, ये इतालवी लेखक थे। इनकी कहानियों ने फ्रांसीसी लेखकों के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। अनुकूलन कहना ज्यादा सही रहेगा। अच्छा। इतालवी कहानियों में जादू था, किस्मत का पलटना था, मतलब खोया हुआ रुतबा वापस पाना या आम से खास बन जाना, और शादी, ये सब अहम तत्व थे। फ्रांसीसी लेखकों ने इन चीजों को लिया और उन्हें अपने समाज, अपने दर्शकों के हिसाब से ढाला। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे पेरो की मशहूर कहानी है पूस इन बूट्स। वो असल में स्ट्रापारोला की कॉन्स्टेंटिनो और बसीले की कैग्लियोसो, इन दोनों का एक बड़ा होशियारी से किया गया मिश्रण था। अरे वाह। और आपने बताया था कि पेरो ने कहानियों को अपने दर्शकों के हिसाब से काफी बदला भी। स्लीपिंग ब्यूटी वाला उदाहरण कमाल का है। हाँ बिल्कुल। बासिले का जो मूल इतालवी संस्करण था, सोले लूना ए तालिया, उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जैसे राजा का सोती हुई नायिका के साथ जबरदस्ती करना। जो 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज के लिए मतलब बहुत ज्यादा विवादित होती। जाहिर है। तो पेरो ने बड़ी समझदारी से इन हिस्सों को हटा दिया, कहानी को अपने सलीकेदार, शालीन दर्शकों के लायक बनाया। ये दिखाता है कि कैसे कहानियां समाज के बदलते मूल्यों के साथ बदलती हैं। तो पेरो ने तो ऐसी विवादास्पद चीजें हटाईं, लेकिन डी ऑलनॉय ने क्या किया? क्या उन्होंने भी बासिले से कुछ लिया था? डी ऑलनॉय ने भी बासिले से प्रेरणा ली, खासकर उनकी शैली से, जैसे शब्दों का खेल, थोड़ा मजाकिया अंदाज। लेकिन उन्होंने भी बासिले की कहानियों की जो थोड़ी अश्लीलता या अभद्रता थी, उससे परहेज किया। अच्छा। यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। बासिले लिख रहे थे मुख्य रूप से पढ़े लिखे पुरुषों के लिए, जहाँ शायद थोड़ी खुली भाषा चल जाती थी। वहीं डी ऑलनॉय और दूसरी फ्रांसीसी महिला कहानीकार, जिन्हें कॉन्टेसेस कहते थे, हाँ, आपने बताया, वो अपने सैलून के संभ्रांत माहौल के लिए लिख रही थी। वहाँ शिष्टाचार, शालीनता सबसे ऊपर थी, तो उनकी कहानियों में वो नजाकत झलकती थी। समझ गई। तो कहानी इटली से फ्रांस आई, फिर इंग्लैंड पहुंची। लेकिन क्या सफर यहीं रुका? स्रोत कहते हैं कि पूरब का भी बड़ा असर था। हाँ, ये एक और बहुत अहम मोड़ है। जब एंथोइन गैलेंट ने 1704 से 1717 के बीच लिमिल ए यूनुई यानी अरेबियन नाइट्स, हाँ, अलिफ लैला, उसका फ्रांसीसी अनुवाद छापा, तो यूरोप में जैसे पूर्वी कहानियों का एक तूफान आ गया। अच्छा। वो अनुवाद जबरदस्त हिट हुआ और उसने एक नई तरह का फैशन शुरू कर दिया, ओरिएंटल टेल्स का। और ये सिर्फ अरेबियन नाइट्स तक ही नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद तो कई लेखकों ने उसी तर्ज पर कहानियां लिखी या अनुवाद की, जैसे थॉमस साइमन ग्यूलेट की चाइनीज टेल्स 1725 में, और फ्रांसवा पिटेस डी ला क्रूएक्स टर्किश टेल्स और पर्शियन टेल्स भी बहुत लोकप्रिय हुई। तो मतलब ये सारी कहानियां भी इंग्लैंड में पढ़ी जा रही थी? हाँ, खूब। स्रोत की तालिका 0.3 दिखाती है कि ये फ्रांसीसी ओरिएंटल कहानियां इंग्लैंड में भी हाथों हाथ ली गईं, खूब छपी। ये एक तरह का वैश्विक सांस्कृतिक लेन देन था। और जर्मनी का क्या? आज तो हम जर्मनी को परिकथाओं का गढ़ मानते हैं, ग्रिम बंधुओं की वजह से। लेकिन 18वीं सदी में वहां फ्रांसीसी असर कितना था? ये दिलचस्प है, क्योंकि जर्मनी भी उस दौर में काफी हद तक फ्रांसीसी परिकथा परंपरा का कर्जदार था। अच्छा,
कैसे? फ्रांसीसी कहानियां जर्मनी तक कई रास्तों से पहुंची। एक तो वो 1685 में जब एडिक्ट ऑफ नांतेस रद्द हुआ, हाँ। तो बड़ी संख्या में फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट, जिन्हें ह्यूगेनोट्स कहते थे, वो जर्मनी चले गए। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ग्रिम बंधुओं के कई कहानी सुनाने वाले लोग इन्हीं ह्यूगेनोट परिवारों से थे और घर पर फ्रेंच बोलते थे। अरे वाह। दूसरा, उस समय जर्मनी का जो पढ़ा लिखा तबका था वो फ्रेंच भाषा जानता था, तो वो मूल फ्रेंच में ही कहानियां पढ़ लेते थे। और तीसरा रास्ता अनुवाद का रहा होगा। हाँ, खासकर 18वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसी कहानियों के जर्मन अनुवाद बढ़ने लगे। जैसे क्रिस्टोफ मार्टिन वेलेंड ने चार्ल्स जोसेफ मेयर का एक बड़ा फ्रेंच संग्रह था, कैबिनेट द फे, हाँ। उससे कई कहानियों का जर्मन में अनुवाद और रूपांतरण किया और उन्हें अपने संग्रह जिनिस्तान में छापा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी प्रभाव कितना गहरा और फैला हुआ था, जिसने बाद में ग्रिम बंधुओं के काम के लिए भी जमीन तैयार की। तो हमने देखा कि कहानियां कैसे फैली, लेकिन इन कहानियों के अंदर क्या था, वो समाज के बारे में क्या कह रही थी, खासकर महिलाओं के बारे में। आपने कॉन्ट्यूजेस का जिक्र किया था। हाँ, डियोलनॉय जैसी फ्रांसीसी महिला लेखिकाएं यानी कॉन्ट्यूजेस, वो अक्सर अपनी कहानियों में बहुत शक्तिशाली, आजाद ख्याल महिला किरदारों को गढ़ती थी। अच्छा। ये नायिकाएं सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो बुद्धिमान थी, इंसाफ पसंद थी और कई बार तो राजपाट भी चलाती थी। ये तो काफी प्रगतिशील लगता है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। और उनकी कहानियों में वो रूप बदलने वाला तत्व भी था, है ना, मेटामॉर्फोसिस। बिल्कुल। उनकी कहानियों में नायक नायिका अक्सर जानवर बन जाते थे, मधुमक्खी, पक्षी, सांप, बंदर। ये सिर्फ एक जादुई करतब नहीं था, ये जो रूपांतरण था ये मानव शरीर की सीमाओं को तोड़ता था और लिंग भेद पर आधारित जो सामाजिक नियम थे उन पर सवाल उठाता था। कैसे? जैसे डियोलनॉय की एक कहानी है द बी एंड द ऑरेंज ट्री, उसमें राजकुमारी मधुमक्खी बन जाती है और राजकुमार संतरे का पेड़। अच्छा। इस रूप में वो सामाजिक बंधनों से आजाद होकर अपना प्यार पा सकते हैं। ये एक तरह से प्रकृति के जरिए सामाजिक नियमों को चुनौती देना था। लेकिन पेरू की नायिकाएं तो इससे काफी अलग लगती हैं, ज्यादा निष्क्रिय, ज्यादा पारंपरिक। हाँ, आमतौर पर पेरू की नायिकाएं ज्यादा निष्क्रिय दिखती हैं। उनकी सफलता अक्सर उनकी सुंदरता, उनकी दया, उनके सब्र, ऐसे पारंपरिक स्त्री गुणों पर टिकी होती है। और अंत में वो शादी करके समाज की जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसमें अपनी जगह बना लेती हैं। सिंड्रेला या द फेरीज इसके अच्छे उदाहरण हैं, जहां अच्छे बर्ताव का इनाम शादी और सामाजिक तरक्की है। लेकिन क्या पेरू की हर कहानी ऐसी ही थी? लिटिल रेड राइडिंग हुड का क्या? वो तो कुछ अलग लगती है। वो एक बहुत जरूरी अपवाद है और शायद पेरू की सबसे पेचीदा कहानियों में से एक। ये कहानी दिखाती है कि भोलापन और नेकी हमेशा फायदेमंद नहीं होते, बल्कि खतरनाक भी हो सकते हैं। सही। कहानी के अंत में जो नैतिकता दी गई है वो इसे साफ करती है। ये असल में युवा लड़कियों के लिए एक चेतावनी थी, पुरुष यौन आक्रामकता के खिलाफ। वो बताती है कि आकर्षक और विनम्र दिखने वाले भेड़िए यानी पुरुष भी खतरनाक हो सकते हैं। ये उस दौर की सामाजिक हकीकतों का एक कड़वा सच था। फिर सदी के बीच में एक और बदलाव आया, जब कहानियां बच्चों की शिक्षा का जरिया बनने लगी। हाँ, लगभग सदी के मध्य में सारा फील्डिंग और खासकर जियान मैरी व्ले प्रिंस डी ब्यूमॉन्ट जैसी लेखिकाओं ने परिकथाओं को साफ तौर पर बच्चों और विशेषकर लड़कियों की नैतिक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। ले प्रिंस डी ब्यूमॉन्ट की ब्यूटी एंड द बीस्ट, जो उनके मैगजीन डिज ऑफॉ मतलब बच्चों की पत्रिका में 1756 में छपी। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, आज भी। बिल्कुल। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका मूल संदेश क्या था उस समय? आज तो हम इसे रोमांस की तरह देखते हैं शायद। उस समय ये कहानी, जो असल में गैब्रियल सुजैन डी विलेन्यूव के एक लंबे उपन्यास का छोटा रूप थी। अच्छा, ये भी रूपांतरण था। हाँ, ये लड़कियों को सिखाती थी कि उन्हें अपनी भावनाओं, खासकर नापसंदगी या डर पर काबू पाना सीखना चाहिए और समाज द्वारा तय किए गए विवाह मतलब अरेंज मैरिजेस को स्वीकार करना चाहिए, भले ही दूल्हा पहली नजर में अच्छा ना लगे। ब्यूटी अपने पिता को बचाने के लिए 20 से शादी करने को तैयार होती है और धीरे धीरे उसके बाहरी रूप के पीछे छिपे अच्छे गुणों को पहचानना सीखती है। ले प्रिंस द ब्यूमॉन्ट के लिए ब्यूटी को अपनी नफरत पर काबू पाना एक नैतिक जरूरत थी, जो उसे एक अच्छी पत्नी और सामाजिक रूप से स्वीकार्य महिला बनाती। तो कहानियों में इंसान थे, उनकी नैतिकता थी, लिंग भूमिकाएं थीं, लेकिन सिर्फ इंसान ही तो नहीं थे। परियां, दानव, बोलने वाले जानवर, इनका क्या रोल था? ओग्रेस का जिक्र आता है। हाँ, ये जो गैर मानवीय तत्व थे, ये कहानियों का अटूट हिस्सा थे। ओग्रे का चित्रण दिलचस्प है। पेरू ने उन्हें कहा छोटे बच्चों को खाने वाले जंगली आदमी।
स्रोत इशारा करता है कि ये शायद उस समय नई दुनिया के जो मूल निवासी थे उनके बारे में यूरोपीय लोगों की सैवेज या जंगली होने की जो सोच थी उससे प्रभावित हो सकता है। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा पेचीदा बात यह है कि पेरू की स्लीपिंग ब्यूटी में राजकुमार की माँ खुद ओग्रे वंश की है। क्या? हाँ, और उसमें अपने ही पोते पोतियों को खाने की एक दबी हुई इच्छा है। ये दिखाता है कि राक्षसी प्रवृत्ति सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि सभ्य समाज के अंदर भी छिपी हो सकती है। बाप रे। और बोलने वाले जानवर, ये तो उस समय के वैज्ञानिक विचारों को सीधी चुनौती देते लगते हैं, खासकर दिकार्त के एनिमल मशीन वाले सिद्धांत को। बिल्कुल सही कहा। रेने दिकार्त का मानना था कि जानवर बस जैविक मशीनें हैं, उनमें चेतना या भावना नहीं होती, वो सिर्फ प्रवृत्ति से काम करते हैं। हाँ। लेकिन परिकथाएं इस विचार के बिल्कुल उलट थीं। उनमें जानवर अक्सर इंसानों की तरफ बोलते थे, महसूस करते थे, सोचते थे, सलाह भी देते थे। डियोलनॉय की कहानी बेले बेले का घोड़ा कामरेड इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो सिर्फ घोड़ा नहीं है, वो नायिका का सच्चा साथी है। वो भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानता है और मुश्किल वक्त में सही सलाह देता है। ये कहानियां जानवरों को एक तरह का व्यक्तित्व दे रही थी जो दिकार्त के विचारों से एकदम अलग था। लेकिन क्या सभी लेखक जानवरों को इतना महत्व देते थे? पेरू की पूस इन बूट्स में बिल्ली की भूमिका थोड़ी अलग नहीं लगती? ये बहुत अच्छा बिंदु उठाया आपने। पेरू की कहानी में बिल्ली अपने मालिक के लिए जबरदस्त काम करती है, उसे गरीबी से अमीरी तक पहुंचाती है। हाँ। लेकिन कहानी के अंत में मालिक की तरफ से बिल्ली के लिए कोई खास शुक्रगुजारी या नैतिक जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिखाया जाता। बिल्ली बस एक चालाक जरिया बनकर रह जाती है। हाँ, ये बासिली के इतालवी संस्करण से अलग है। वहां बिल्ली अंत में मालिक के एहसान फरामोश होने पर टिप्पणी करती है, जिससे मानव पशु संबंध और एहसान मानने के नैतिक सवाल उठते हैं। पेरू इस जटिलता को हटा देते हैं जो शायद देकार्त के विचारों के ज्यादा करीब हैं, जहां जानवरों की भावनाओं या अधिकारों का कोई मूल नहीं। और फिर थे मॉन्स्टर्स यानी दानव, सिर्फ ओगरे ही नहीं बल्कि तरह तरह के अजीब जीव। हाँ, दानवों का चित्रण बहुत ही विविध था। आंखों वाले डंठल वाले दैत्य, पंखों वाले सांप, माणिक की आंखों वाले ड्रैगन। ये कल्पनाएं कहाँ से आती थीं? स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर उस समय की कला, चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों, जैसे एक सर्जन थे एम्ब्रोस पैरे, उनके राक्षसों पर विचार और दूर देशों के यात्रा वृत्तांतों से प्रभावित होते थे। डियोलनॉय का हरा सांप या ल्यूबर्ट की कहानी टेक्सेरियन में माणिक आंखों वाला ड्रैगन, ये सब उदाहरण हैं। दिलचस्प बात यह है कि मॉन्स्टर शब्द का मतलब भी बदल रहा था। पहले ये दैवी गुस्से या प्रकृति की गड़बड़ी का प्रतीक था, लेकिन 18वीं सदी तक बहुत ज्यादा बदसूरती, अव्यवस्था या बहुत बड़े आकार को भी मॉन्स्टर कहा जाने लगा था, जैसे कोई बहुत भद्दी इमारत या कोई बहुत बड़ी मछली। तो किरदारों के अलावा कहानियों में जगह और माहौल का भी महत्व था। महल, जंगल, दूरदेश। निश्चित रूप से ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थे, ये कहानी के मूड और मतलब को गढ़ते थे। फ्रांसीसी कॉन्टेजेस अक्सर अपने दरबारी जीवन की उलझनों से दूर काल्पनिक, आदर्श, प्राकृतिक जगहें बनाती थीं, शायद ऑनोरे ड्यूर्फे के मशहूर उपन्यास लेस्टर से प्रभावित होकर। अच्छा। ये जगहें शहरी तनाव से मुक्ति और सुकून का प्रतीक थीं। वहीं दूसरी तरफ ओरिएंटल कहानियों में पूर्वी जगहों का, चीन, तुर्की, फारस का बड़ा विस्तृत विदेशी सा वर्णन होता था। हाँ। जो अक्सर अरेबियन नाइट्स या यात्रियों के विवरणों पर आधारित होता था। गैलांड या ग्यूलेट की कहानियों में ये वर्णन पाठकों को एक रोमांचक, अनदेखी दुनिया में ले जाते थे। और ये सांस्कृतिक लेन देन सिर्फ जगहों के वर्णन तक ही सीमित नहीं था। एक ही कहानी अलग अलग संस्कृतियों में अलग मायने भी रखती थी। चीन का उदाहरण फिर से दिलचस्प लगता है। बिल्कुल। जब हम चीन की अपनी कहानियों को देखते हैं, जैसे पू सोंगलिंग की स्ट्रेंज टेल्स फ्रॉम अ चाइनीज स्टूडियो, हाँ, जो लिखी तो 17वीं सदी के अंत में गई पर छपी 1766 में, तो उनमें पुनर्जन्म और लोमड़ी आत्माएं, फॉक्स स्पिरिट्स जैसे तत्व आम हैं। ये तत्व चीनी ब्रह्मांड विज्ञान, कर्म के सिद्धांत और नैतिकता से गहराई से जुड़े थे। अच्छा। पुनर्जन्म की कहानियां अक्सर पिछले जन्मों के कर्मों का फल दिखाती थीं, और लोमड़ी आत्माएं इंसानों के साथ बड़े जटिल रिश्ते रखती थीं। वो मददगार भी हो सकती थीं और खतरनाक भी। लेकिन जब ग्यूलेट जैसे यूरोपीय लेखकों ने चाइनीज टेल्स लिखी, तो उन्होंने इन विचारों को कैसे इस्तेमाल किया? क्या वही मतलब रहा? उन्होंने ये चीनी तत्व लिए जरूर, लेकिन उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से अपनी कहानियों में एक विदेशी, मनोरंजक और रहस्यमयी माहौल बनाने के लिए किया। मतलब सतही तौर पर? हाँ, कह सकते हैं। वो चीनी दर्शन या नैतिकता की गहराई में नहीं गए।
पुनर्जन्म या लोमड़ी आत्माएं उनके लिए कहानी को रोचक बनाने के मसाले की तरह थीं। ये दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक तत्व जब एक संस्कृति से दूसरी में जाते हैं तो अनुवाद और अनुकूलन की प्रक्रिया में उनके मायने बदल सकते हैं या हल्के हो सकते हैं। इसका एक और उदाहरण लिटिल रेड राइडिंग हुड के अलग-अलग संस्करणों में मिलता है ना? हाँ, पैरो का फ्रांसीसी संस्करण, जैसा हमने कहा, यौन खतरे और भोलेपन के खतरों पर केंद्रित है। ग्रिम बंधुओं का जर्मन संस्करण आज्ञाकारिता पर ज्यादा जोर देता है, माँ की बात मानने पर। अच्छा। और इसी कहानी का एक चीनी संस्करण धोखेबाजों से सावधान रहने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने पर जोर देता है। कहानी एक, संदेश अलग-अलग। बिल्कुल, कहानी वही है, लेकिन अलग-अलग सांस्कृतिक माहौल में नैतिक संदेश बदल जाता है। इसी तरह जापान में रेड बुक चित्रकथाओं का उदाहरण है, जैसे द रैट वेडिंग। हाँ। ये कहानी जानवरों के किरदारों के जरिए शादी की पूरी प्रक्रिया, सगाई से लेकर बच्चे के जन्म तक को बड़े मजेदार तरीके से दिखाती थी, ताकि युवा लड़कियों को सामाजिक रीति रिवाजों से मनोरंजक ढंग से वाकिफ कराया जा सके। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि 18वीं सदी की परी कथाएं सिर्फ बच्चों के मन बहलाव का साधन नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वे अपने समय के समाज का, उसकी चिंताओं का, शक्ति संरचनाओं, लिंग भूमिकाओं, नैतिकता और विभिन्न संस्कृतियों के बीच हो रहे संवाद का एक जटिल और बहुस्तरीय दस्तावेज थीं। डियोलनॉय की अप्रत्याशित लोकप्रियता से लेकर इतालवी जड़ों, ओरिएंटल प्रभाव और अलग-अलग संस्कृतियों में उनके बदलते रूपों तक ये वाकई एक गहरा और दिलचस्प इतिहास है। बिल्कुल। और ये हमें आज के लिए एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? ये कहानियां उस युग के जो नए वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार उभर रहे थे, जैसे प्रकृति और संस्कृति के बीच बढ़ता बंटवारा या देगार्त का एनिमल मशीन सिद्धांत, उनको किस तरह दर्शाती थी? क्या वे अनजाने में मानव केंद्रित सोच को मजबूत कर रही थीं, या उन्होंने बोलने वाले जानवरों और जादुई जगहों के जरिए गैर मानवीय दुनिया को अहमियत देकर उसे चुनौती भी दी? ये सोचने वाली बात है। और आज जब हम खुद पर्यावरण, तकनीक और मनुष्य के रिश्तों पर नए सिरे से सोच रहे हैं, तो क्या इन सदियों पुरानी कहानियों में हमारे लिए कोई प्रासंगिक सबक छिपा हो सकता है? नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। 19वीं सदी की परी कथाओं की दुनिया में, मतलब वो दौर करीब 1800 से 1920 का। जी। अक्सर हम सोचते हैं कि ये तो बच्चों की कहानियां हैं, पर क्या हमेशा से ऐसा ही था? ये एक आम धारणा है ना? लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। हमारे पास एक किताब है, अ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ फेरी टेल्स इन द लॉन्ग 19th सेंचुरी। अच्छा। उसके कुछ अंश है हमारे पास, और वो बताते हैं कि इस दौर में परी कथाएं कहीं ज्यादा जटिल थीं, वयस्कों के लिए भी थीं, समाज का आईना थीं। तो आज हम इसी किताब के सहारे थोड़ा गहराई में उतरेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि ये कहानियां कैसे बदलीं, कैसे उन्होंने समाज को दिखाया, और समाज की चिंताएं, उम्मीदें, सब कुछ। हाँ, क्या ये सिर्फ मजा था या कुछ गहरे मतलब भी थे इनमें? बिल्कुल, यही पता लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से, क्या ये वाकई बड़ों में पॉपुलर थीं? हाँ, बिल्कुल। 19वीं सदी की शुरुआत में देखिए तो ये मुख्य रूप से वयस्कों के साहित्य का हिस्सा थीं। अच्छा। आप सोचिए, गोएथे, हॉफमैन, कॉलरिज, ये बड़े नाम हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सब इनमें गहरी रुचि ले रहे थे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था उस वक्त। तो कहानियों में होता क्या था फिर? अरे बहुत कुछ आपको मिलेगा, पागलपन, डर, दबी हुई इच्छाएं। बाप रे। हाँ, और यहाँ तक कि आधुनिकता और परंपरा के बीच जो तनाव चल रहा था वो भी झलकता था। ये तो आज की फेरी टेल से एकदम अलग लगता है ही। कॉलरिज का तो कुछ और ही मानना था शायद। वो कहते थे कि ये मन में कुछ महान जगाती हैं। हाँ, उनका मानना था कि ये कहानियां मन में महान और संपूर्ण के लिए एक तरह का प्रेम जगाती हैं। वो इन्हें काफी ऊंचा दर्जा दे रहे थे। वे मन की गहराइयों को टटोल रही थीं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे सदी आगे बढ़ी, एक बदलाव आया। कैसा बदलाव? धीरे धीरे ध्यान बच्चों की तरफ गया, उनकी कल्पना और खासकर उनकी नैतिकता। नैतिकता मतलब सिखाने वाली कहानियां। हाँ, जैसे मैडम डी ब्यूमॉन्ट ने ब्यूटी एंड द बीस्ट लिखी। उसका साफ मकसद था लड़कियों को सिखाना कि आत्म बलिदान जरूरी है। और फिर तो वो तस्वीर वाली किताबें आ गई होंगी और कहानियों को साफ सुथरा बनाने का चलन। बिल्कुल। मैंने सुना है लैम भाई बहन ने शेक्सपियर को बच्चों के लिए आसान बनाया था, और एक बॉडलर थे जिन्होंने आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए थे। हाँ, बॉडलाइजेशन शब्द वहीं से आया है ना? बिल्कुल। कहानियों को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की एक लहर सी चल पड़ी थी। लेकिन क्या सब लोग इससे खुश थे? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है।
इसका विरोध भी हुआ। कुछ लेखकों को लगा कि ये नैतिकता का डोज कुछ ज्यादा हो रहा है। जैसे कैथरीन सिंक्लेयर की हॉलिडे हाउस या फिर लुइस कैरल की एलिस इन वंडरलैंड। हाँ, एलिस। ये कहानियां एक तरह से उस उपदेश वाले रवैये का मजाक उड़ा रही थीं। उनमें बच्चों की शरारतें, उनका अपना अजीब सा तर्क, उसको ज्यादा महत्व दिया गया। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की द स्नो क्वीन भी शायद ऐसी ही कुछ जटिल है। वो सिर्फ अच्छी बुरी की लड़ाई तो नहीं लगती। एकदम सही। द स्नो क्वीन में आप देखिए, एक तरफ तर्क की ठंडी दुनिया है, गेम ऑफ रीजन, और दूसरी तरफ भावना या आस्था की गर्मजोशी, जिसे वो इटर्निटी कहते हैं। और वो लड़की गर्डा अपने दोस्त काय को आंसुओं से पिघलाकर वापस लाती है। हाँ, ये उस दौर की जो बौद्धिक बहसें थी ना, तर्क बनाम भावना, उसका प्रतिबिंब है। तो ये कहानियां सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। नहीं, ये बड़े सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ रही थी। बिल्कुल। जैसे राष्ट्रवाद। मैंने सुना है ग्रिम बंधुओं के बारे में, जर्मनी में उन्होंने लोक कथाएं इकट्ठा की। क्या वो सिर्फ कहानियां बजा रहे थे? नहीं, सिर्फ वो नहीं। ग्रिम बंधुओं का काम, देखिए, जर्मन राष्ट्र की जो सांस्कृतिक पहचान थी उसे मजबूत करने का एक जरिया भी था। अच्छा। और ये सिर्फ जर्मनी में नहीं, पूरे यूरोप में हुआ। अपनी अपनी लोक कथाओं को इकट्ठा करने का चलन बढ़ा। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का कल्चरल प्रोजेक्ट बन गया था। लेकिन क्या इसका कोई डार्क साइड भी था? मतलब संस्कृति बचाने के नाम पर कुछ और? हाँ, था। एक स्याह पहलू ये था कि कभी-कभी इन लोक कथा संग्रहों का इस्तेमाल औपनिवेशिक सोच को सही ठहराने के लिए किया गया। वो कैसे? जिन समुदायों से कहानियां ली जा रही थी, उन्हें बच्चों जैसा या आदिम बता दिया और फिर कहा कि देखो, ये लोग पिछड़े हैं, इन पर हमारा शासन जरूरी है। ओहो, ये तो काफी विडंबना है ही। खैर, इसी दौर में प्रकृति को लेकर भी नजरिया बदल रहा था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच। हाँ, बिल्कुल। औद्योगिकरण ने प्रकृति को क्या बना दिया था? बस एक रिसोर्स। तो इसके विरोध में जॉन रस्किन जैसे लेखकों ने किंग ऑफ द गोल्डन रिवर जैसी कहानियां लिखी। हाँ, मैंने पढ़ी है शायद। उसमें प्रकृति को फिर से जादुई, एक नैतिक शक्ति के रूप में दिखाया गया है जी। जो लालची भाई हैं, वो प्रकृति का अपमान करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो दयालु भाई है, हाँ, वो उसका सम्मान करता है और उसे इनाम मिलता है। ये उपयोगितावाद पर सीधी टिप्पणी थी। तो एक तरफ प्रकृति का जादू वापस आ रहा था, दूसरी तरफ पूरब का जादू भी था, ओरिएंटलिज्म। हाँ, अरेबियन नाइट्स। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर हुई थी। बेहद। अरेबियन नाइट्स या अलिफ लैला ने यूरोप के पाठकों को एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई, रहस्यमयी, कामुक, जादुई। लेकिन उसमें भी शायद थोड़ी सुपीरियरिटी वाली बात थी। हाँ, वो अक्सर होता था। यूरोपीय श्रेष्ठता का भाव छिपा रहता था, लेकिन साथ ही ये उनके अपने दबे हुए अरमानों और उस रूढ़िवादी समाज से भागने का एक जरिया भी था। पलायन का। जी। ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों में भी पूरब के रंगीन वर्णन मिलते हैं। अच्छा, और इसी दौर में कहते हैं परियों का साइज भी छोटा होता गया। हाँ, ये भी एक ट्रेंड था। जैसे एंडरसन की थम्बेलिना। हाँ। या वो रिचर्ड डॉयल के चित्र। इसका क्या मतलब था? देखिए, ये जो छोटापन था और एक तरह की सनक, इसे अक्सर बचपन की मासूमियत से जोड़ा गया। अच्छा। परियों को छोटा, नाजुक, चंचल दिखाया गया, लेकिन कभी-कभी इस मासूमियत के पर्दे के पीछे लैंगिकता की एक छिपी हुई खोज भी नजर आती। जैसे J.M. बैरी की पीटर पैन में बचपन वहां बड़ा जादुई है, पर स्थिर नहीं लगता। हाँ, अस्थिर। वयस्क उसे पाना चाहते हैं पर पा नहीं सकते। सही। बिल्कुल। पीटर पैन का नेवरलैंड एक ऐसी ही काल्पनिक जगह है, बच्चों की कल्पना और बड़ों की यादों से बनी हुई। बचपन यहाँ सिंपल नहीं है, बल्कि जटिल है, फिसलन भरा। और शायद इसी जटिलता से फिर वो व्यंग और नॉनसेंस वाली कहानियां निकली। हाँ, बिल्कुल। मतलब हर कोई उन मीठी मीठी नैतिक कहानियों से खुश नहीं था। जाहिर है। बिल्कुल नहीं। थैकरे के द रोज एंड द रिंग जैसी कहानियां ले लीजिए, उन्होंने तो राजकुमार, राजकुमारी और वीरता की जो पारंपरिक धारणाएं थी, उनका मजाक उड़ाया। कैसे? थैकरे खुद कहानी सुनाते हुए बीच बीच में पाठकों से बात करते हैं, कहानी का जो बनावटीपन है उसे दिखाते हैं। ये तो मेटा नैरेटिव जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और लुइस कैरल की एलिस तो शायद इस नॉनसेंस और विडंबना का शिखर थी, है ना? बिल्कुल। एलिस की दुनिया में तो सब उल्टा पुल्टा है। हाँ, तर्क गायब, नियम गायब, भाषा एक खेल बन जाती है, सत्ता का मजाक उड़ाया जाता है। कैरल ने परिकथा के नियमों को तोड़ा और उसमें एक आधुनिक किस्म का संदेह भर दिया। और ऑस्कर वाइल्ड? हाँ,
उन्होंने क्या किया? वाइल्ड तो और आगे गए। उन्होंने स्थापित नैतिकता पर ही सवाल उठा दिए। उनकी कहानियां थोड़ी एंडरसन से प्रेरित लगती हैं, पर ज्यादा तीखी हैं, विध्वंसक है। मतलब वो सुंदरता, प्रेम, त्याग, इन सब चीजों को बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। तो इसका मतलब कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जा रही थी, बल्कि लगातार बदली जा रही थी। बिल्कुल, उनका रूप बदल रहा था। हाँ, रूपांतरण यानी अडेप्टेशन, राइट। ये इस दौर का की वर्ड है। कैसे कैसे रूपांतरण? देखिए, बड़ों का साहित्य बच्चों के लिए बदला गया, जैसे लैम्स का शेक्सपियर। एंड्रयू लैंग ने दुनिया भर की कहानियां इकट्ठा की, अपनी मशहूर कलर फेरी बुक्स बनाई। हाँ, वो नीली हरी लाल किताबें। वही, और उन्होंने तो यहाँ तक किया कि रिचर्ड डॉयल के पुराने चित्र लिए और उन पर एक पूरी नई कहानी गढ़ दी, प्रिंसेस नोबडी। अरे वाह। मिथकों को दोबारा लिखा गया और कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं रहीं, वो चित्रों में आईं, पोस्ट कार्ड पर छपीं, थिएटर में पहुंची। पैंटोमाइम बहुत लोकप्रिय था और बाद में फिल्में भी बनी। ये दिखाता है कि परी कथाएं कितनी जीवित थीं, लचीली थीं। बिल्कुल। और इस लचीलेपन में क्या जेंडर रोल्स, लैंगिक भूमिकाएं भी बदल रही थीं या उन पर सवाल उठ रहे थे? सवाल जरूर उठ रहे थे। देखिए, ग्रिम बंधुओं की कहानियों को ही ले लें, उन्हें अक्सर काफी पारंपरिक माना जाता है। हाँ। पर उनमें भी नायिकाएं हमेशा बेचारी नहीं होती और पुरुष पात्र भी हमेशा वैसे स्टीरियोटाइप वाले हीरो नहीं होते, जटिलताएं हैं। और स्टेज पर आपने पैंटोमाइम का जिक्र किया। हाँ, वहां क्रॉस ड्रेसिंग आम थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। प्रिंसिपल बॉय यानी जो मुख्य हीरो होता था कहानी का, उसकी भूमिका अक्सर एक अभिनेत्री निभाती थी और बाकायदा उसके आकर्षण का प्रदर्शन होता था। अच्छा। और दूसरी तरफ डेम यानी जो बूढ़ी औरत का मजाकिया किरदार होता था, उसे एक पुरुष निभाता था। ये तो सीधे सीधे जेंडर स्टीरियोटाइप से खेलना हुआ। बिल्कुल। और साथ ही तस्वीरों का भी असर था, जैसे अभिनेत्री पॉलिन चेज पीटर पैन के रोल में। हाँ, वो तस्वीर मशहूर है। एक महिला लड़की की भूमिका में इतनी लोकप्रिय हो रही है, ये लैंगिक सीमाओं के धुंधलेपन को दिखाता है। क्या कुछ कहानियों की ऐसी व्याख्याएं भी हुई जिन्हें आज हम शायद क्वियर कह सकते हैं? बिल्कुल। क्वियर रीडिंग्स का मतलब यही है कि कहानियों को गैर पारंपरिक लैंगिकता या जेंडर पहचान के नजरिए से देखना। जैसे एंडरसन की द लिटिल मरमेड। हाँ, जलपरी वाली कहानी। उसमें नायिका अपने शरीर से खुश नहीं है, उसे बदलने के लिए भयानक दर्द सहती है। इसे कुछ लोगों ने बॉडी डिस्फोरिया या ट्रांसजेंडर पहचान के संघर्ष के रूप में पढ़ा है। अच्छा। हाँ, और कुछ लोग इसे एंडरसन की अपनी निजी जिंदगी की उलझनों से भी जोड़ते हैं। और ऑस्कर वाइल्ड, उनकी कहानियों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं? हाँ, वाइल्ड की कई कहानियों में, जैसे द हैप्पी प्रिंस में, वो मूर्ति और अबाबिल के बीच का जो गहरा भावनात्मक रिश्ता है, हाँ, वो दोस्ती से ज्यादा लगता है। बिल्कुल, वो पारंपरिक मर्द औरत के रिश्तों से अलग तरह के संबंधों की झलक देता है। ये सब दिखाता है कि बचपन और मासूमियत की जो धारणाएं थी, वो भी उतनी सीधी नहीं थी जितनी लगती हैं। जैसे लुइस कैरल का एलिस लिटिल तस्वीरें लेना, या बैरी का पीटर पैन और उन डेविस भाइयों के साथ रिश्ता, क्या ये सब इसी जटिलता की तरफ इशारा करते हैं? हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि 19वीं सदी में बचपन को लेकर एक तरह का संकट था या ख्याल उलझन थी। मासूमियत के साथ साथ एक अनदेखी प्रौढ़ता या फिर वयस्कों का बच्चों के प्रति एक तीव्र आकर्षण, ये सब उस दौर की वर्जना और चिंताओं को दर्शाते हैं। बच्चों की लैंगिकता, जो पहले एक अनदेखा विषय था, अब दबे ढके रूप में ही सही सतह पर आने लगा था। ये तो हुई इंसानी रिश्तों की बात। परी कथाओं में तो जानवर, राक्षस और अजीब अजीब मखलूक भी होते हैं। उनका क्या मतलब था? अरे, ग्रिम की कहानियों में तो अजीब मुलाकातों की भरमार है। हाँ। और ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी कहानियां, वो इंसान और राक्षस के रिश्ते की गहराई में जाती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बाहरी कुरूपता अंदर की अच्छाई को छुपा सकती है? और नायिका की परीक्षा होती है कि क्या वो रूप से परे देख सकती है। बिल्कुल। और कई कहानियों में तो जानवर ही जीवन साथी बन जाते हैं, जैसे वो मेंढक राजकुमार। हाँ, ग्रिम की फ्रॉग किंग या हैंस माय हेजहॉग इसके क्लासिक उदाहरण है। ये कहानियां अक्सर इंसान और प्रकृति के बीच की जो धुंधली सीमाएं हैं या जो सामाजिक नियम है, उन पर सवाल उठाती हैं। कभी कभी तो जानवर ज्यादा समझदार लगते हैं इंसानों से। हाँ, कभी कभी तो जानवर इंसानों से ज्यादा नैतिक या शक्तिशाली नजर आते हैं। जैसे फिशरमैन एंड हिज वाइफ में वो जादुई मछली है जो लालच की सजा देखती है। सही। सिर्फ जानवर ही नहीं, पेड़ पौधे और चीजें भी अहम हो जाती हैं कहानियों में। बिल्कुल। नोवालिस का वो नीला फूल याद है? वो एक रहस्यमयी इच्छा का प्रतीक बन गया। ग्रिम की कहानियों में
पेड़ अक्सर जीवन, मृत्यु और बदलाव के स्थल होते हैं। और सबसे अजीब है वो कहानी हेर कॉर्बस। उसमें क्या है? उसमें घर की मामूली चीजें, चूहा, बिल्ली, सुई, पिन, अंडा, ये सब मिलकर अपने मालिक को मार डालते हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, ये भौतिक दुनिया का विद्रोह लगता है, शायद सामाजिक उत्पीड़न का भी प्रतीक हो, या फिर द सिंगिंग बोन में हड्डी हत्या का राज खोल देती है। वस्तुएं भी न्याय कर सकती हैं। और राक्षस, क्या उनका रूप भी बदल रहा था इस दौर में? हाँ, राक्षस अब सिर्फ पुराने अंधविश्वासों के प्रतीक नहीं रह गए थे। वे अक्सर आधुनिक चिंताओं को दर्शाने लगे। जैसे डार्विन का विकासवाद आया, उसका डर, या अतीत का कोई भूत जो वर्तमान को सता रहा हो। एक विचार था मात्र कल्पना का। वो क्या था? कि माँ के विचार या अनुभव गर्भ में पल रहे बच्चे को शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे राक्षसी जन्म हो सकता है। ओहो, क्या इसमें नस्लीय पहलू भी था? दुर्भाग्य से हाँ। औपनिवेशिक दौर था तो नस्लीय राक्षस भी उभरे। किंग्सले की वाटर बेबीज में देखिए। हाँ। वो गरीब कालिक पुता चिमनी साफ करने वाला बच्चा टॉम पहले काला बंदर जैसा दिखता है, फिर पानी का जीव बनता है। ये नस्ली और वर्गीय भेद दिखाता है। और वो टार बेबी की कहानी, हाँ, टार बेबी की कहानी भी नस्लीय रूढ़ियों से जुड़ी है, हालांकि उसकी कई व्याख्याएं की जाती हैं। ये राक्षस उस दौर की जो पावर स्ट्रक्चर्स थे, जो पूर्वाग्रह थे, उनको दिखाते हैं। शक्ति संरचनाओं की बात आई तो ये कहानियां सिर्फ किरदारों या घटनाओं के बारे में नहीं थी, वे जगहों के बारे में भी थी, है ना? स्थान कैसे समाज को दर्शा रहे थे। स्थान बहुत महत्वपूर्ण थे। घर, महल, जंगल, ये तो जानी पहचानी जगह थी जो सुरक्षा या खतरे का प्रतीक हो सकती थी। लेकिन ज्यादा दिलचस्प थी वो लिमिनल स्पेस, यानी सीमांत स्थान। मतलब वो धुंधली जगहें जो हकीकत और कल्पना के बीच थीं। जैसे कि नेवरलैंड या वंडरलैंड? बिल्कुल। जर्मन रोमांटिक कहानियों की रहस्यमयी दुनियाएं, किंग्सले की पानी के नीचे की दुनिया, मैकडॉनल्ड का स्वप्नलोक, बेरी की नेवरलैंड, कैरल की वंडरलैंड, ये सब ऐसी जगहें थीं जहां नियम बदल जाते थे। पहचान बदल सकती थी। हाँ, पहचान बदल सकती थी और सामान्य तर्क काम नहीं करता था। ये मानसिक और सामाजिक बदलाव के स्थल थे। और क्या लोग आदर्श दुनियाओं की कल्पना भी कर रहे थे, यूटोपिया जैसी? हाँ बिल्कुल। रस्किन की ट्रेजर वैली, मैकडॉनल्ड के कल्पना लोक, विलियम मॉरिस के मध्ययुगीन सपने, वाइल्ड की आदर्श दुनियाएं, और सबसे मशहूर बॉम का ओज, हाँ, विज़र्ड ऑफ ओज, ये अक्सर उस औद्योगिक समाज की समस्याओं से एक काल्पनिक आदर्शवादी पलायन थे। ये बहुत दिलचस्प है कि परी कथाएं खेलों के जरिए भी बच्चों तक पहुंची हैं, उन्होंने समाज के नियम सिखाए। हाँ, 19वीं सदी के अंत में मैक्लॉगलिन ब्रदर्स जैसी कंपनियां थीं जिन्होंने लिटिल रेड राइडिंग हुड या सिंडरेला पर बोर्ड गेम्स बनाए। अच्छा। और ये खेल सिर्फ कहानी नहीं कहते थे, ये बच्चों को मेहनत करना, चीजें खरीदना, सामाजिक वर्ग क्या होता है, सही व्यवहार क्या है, ये सब मूल्य सिखाते थे। सिंड्रेला गेम में अच्छे व्यवहार से आप आगे बढ़ते थे। वाह। जी हाँ। लेकिन क्या इस तरह के समाजीकरण का विरोध भी हुआ? क्या किसी ने कहा कि ये ठीक नहीं है? जरूर। मैरी डी मॉर्गन की एक कहानी है टॉय प्रिंसेस। हाँ। उसमें राजकुमारी को भावनाएं दबाना सिखाया जाता है। तो लकड़ी की गुड़िया जैसी हो जाती है। असली राजकुमारी तो मछुआरे के घर पल रही होती है, ज्यादा खुश रहती है। वाइल्ड की कहानियां भी अक्सर सामाजिक पाखंड पर चोट करती थीं, और यहाँ तक कि नेवरलैंड जैसी काल्पनिक जगहों में भी। हाँ। वहाँ रेड स्किन्स का चित्रण देखिए, उसमें साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद की झलक मिल जाती है। तो जगहें भी विचारधारा से अछूती नहीं थीं। तो आखिर में अगर हम देखें, ये परी कथाएं और शक्ति का रिश्ता क्या था? ये सिर्फ कल्पना की उड़ान तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं, इनका विज्ञान और तकनीक से भी रिश्ता था। टेनिसन ने भविष्य की हवाई लड़ाइयों को विज्ञान की परिकथाएं कहा था। अच्छा। हाँ, तो यहाँ परिकथा प्रगति और साम्राज्यवादी हिंसा से जुड़ गई। दूसरी तरफ इनका इस्तेमाल नियंत्रण और डर फैलाने के लिए भी हुआ, खासकर नस्ली पूर्वाग्रहों को हवा देने में। हाँ। स्रोत में फर्गसन में माइकल ब्राउन की घटना का जिक्र है। उसके बाद पुलिस अधिकारी ने बयान दिया कि ब्राउन दानव जैसा दिख रहा था। ओहो। ये भाषा राक्षसों और अमानवीयकरण की जो लंबी लोक कथा परंपरा है, उसी से जुड़ती है। लेकिन क्या इनका इस्तेमाल विरोध के लिए भी हुआ या होता है? हाँ, और ये आज भी होता है। स्रोत में हाल के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अमेरिका में मॉम्स डिमांड एक्शन का विज्ञापन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिटिल रेड राइडिंग हुड का इस्तेमाल करके बंदूक नियंत्रण की बात की, या फिर अप्रवासी डिटेंशन सेंटर्स की तुलना हैंसल और ग्रेटल से करना।
और रॉबर्ट ब्राउनिंग की वो कविता है 1842 की, द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, हाँ, वो चूहे भगाने वाली। उसे भी उस दौर के बाल श्रम के आलोचना के रूप में देखा जा सकता है, खासकर जब उसी साल खदानों में बच्चों के शोषण पर रिपोर्ट आई थी। 1842 का साल वाकई बड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ वैज्ञानिक खोजें, डार्विन सुधार, हाँ, स्वच्छता रिपोर्ट, माइंस एक्ट, हाँ, और दूसरी तरफ नियंत्रण बढ़ाने वाली चीजें, क्रेनियोमेट्री, रेल, युद्ध की नई तकनीकें। बिल्कुल। टेनिसन की वो साम्राज्यवादी दृष्टि और ब्राउनिंग की सामाजिक आलोचना, ये इसी तनाव को दिखाती हैं। और ये तनाव कला में भी दिखता था, उन फेरी पेंटिंग्स में। हाँ, रिचर्ड डॉयल या जोसेफ नोएल पैटन के पेंटिंग्स में अक्सर नस्ली पूर्वाग्रह नजर आते थे, शक्ति कहानियों और चित्रों में छिपी होती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी की परी कथाएं सिर्फ बच्चों का बहलावा नहीं थी। कतई नहीं। वे उस दौर की जो बड़ी उथल-पुथल थी, औद्योगिकरण, विज्ञान, साम्राज्यवाद, बदलते सामाजिक और लैंगिक नियम, उनसे जूझने का, उन्हें समझने का और उन पर टिप्पणी करने का एक बहुत जटिल और शक्तिशाली जरिया थी। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की हमारी कहानियां फिल्मों में, गेम्स में, किताबों में हमारी अपनी चिंताओं को कैसे दर्शा रही हैं। हाँ, जैसे तकनीक का बढ़ता दबदबा, पहचान के संकट, शक्ति का खेल। क्या वो भी हमारी परिकथाएं हैं? शायद उन तरीकों से जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। भविष्य के इतिहासकार जब हमारी आज की इन परिकथाओं को देखेंगे तो वे हमारे बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। नमस्कार। आज हम परिकथाओं की दुनिया में एक अनोखी पड़ताल करने वाले हैं। वो कहानियां जो शायद हमने बचपन में सुनी थी, लेकिन अब वे बिल्कुल बदल चुकी हैं। हम देखेंगे कि 20वीं और 21वीं सदी में इन कहानियों का रूप कैसे बदला है और इनके मायने कितने गहरे हो गए हैं। हाँ, ये अब सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं रही, बिल्कुल नहीं। ये आधुनिक कला, हमारी सोच और समाज पर लगातार अपनी छाप छोड़ रही हैं, अक्सर बड़े अप्रत्याशित तरीकों से। हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो है अकादमिक किताब अ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ फेरी टेल्स इन द मॉडर्न एज के कुछ अंश। इनसे हमें पता चलता है कि कलाकार और विचारक इन जानी पहचानी कहानियों को कैसे एक नई नज़र से देख रहे हैं। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए समझते हैं कि ये कहानियां आज किन नए रूपों में जी रही हैं, किन बहसों को जन्म दे रही हैं और हमारे लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इन कहानियों के बदलते स्वरूप की। अब ये सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमिक्स, फिल्में, टीवी, गेम्स हर जगह नजर आती हैं। हाँ। अब देखिए ना, वो बिल विलिंगम की कॉमिक सीरीज फेबल्स, हाँ, कितनी मशहूर हुई। हाँ, फेबल्स, जिसमें सारे परिकथाओं के पात्र न्यूयॉर्क शहर में छिप कर रह रहे हैं। बिल्कुल, न्यूयॉर्क में। फिल्मों में डिज्नी का असर तो है ही, जाहिर है, पर श्रेक जैसी फिल्में उसी परिकथा फॉर्मूले का मजाक उड़ाकर कुछ नया कहती हैं। सही कहा। या फिर स्टूडियो घिबली की पोन्यो को लें, वो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की लिटिल मरमेड का एकदम अलग सांस्कृतिक रंगत के साथ। और टीवी पर भी कमाल के प्रयोग हुए हैं। मुझे वो जिम हेंसन का द स्टोरी टेलर याद है। कठपुतली और असली कलाकारों का वो अद्भुत मेल, क्या गजब था वो। हाँ, बिल्कुल। और आजकल के वंस अपॉन अ टाइम जैसे शो, हाँ, जहां सारे पात्र एक ही आधुनिक दुनिया में मिल जाते हैं। मंच पर भी देखिए स्टीफन सोंडहाइम का म्यूजिकल इनटू द वुड्स, जो दिखाता है कि और वे खुशी खुशी रहने लगे के बाद क्या होता है असल में। विजुअल आर्ट्स में भी कलाकार जैसे किकी स्मिथ या टोमोको कॉनी के इन कहानियों के गहरे, अक्सर बेचैन करने वाले पहलुओं को अपनी कला में उतारते हैं। अच्छा। और हाँ, वीडियो गेम्स जैसे द वुल्फ अमंग अस, वो खिलाड़ियों को इन कहानियों का हिस्सा बनने का मौका देते हैं, एक तरह से कहानी को जीने का। एक कहानी का उदाहरण लेते हैं इसे ठीक से समझने के लिए। ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियंस, वो बूढ़े जानवर जो संगीतकार बनने निकले हैं, उनका एक दूसरे पर चढ़कर खड़े होने वाला दृश्य बहुत जाना पहचाना है ना? हाँ, बहुत। और उस छवि को कलाकारों ने कई तरह से इस्तेमाल किया है। ब्रेमेन शहर में गेरहार्ड मार्क्स की वो कांस्य प्रतिमा है। हाँ, देखिए। लेकिन इतालवी कलाकार मॉरिजियो कैटलान ने इसे बिल्कुल अलग मोड़ दिया। उनकी एक कलाकृति में असली टैक्सीडर्मी किए हुए जानवर एक दूसरे पर चढ़े हैं। बाप रे, असली जानवर? हाँ। फिर एक और में उन्हीं जानवरों के कंकाल। ये कहानी के मूल विचार पर, ठुकराए हुओं की एकता पर एक तीखा, शायद थोड़ा व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। क्या भारत में भी इसका कोई दिलचस्प रूपांतरण हुआ है? कोई उदाहरण? एक बहुत सुंदर उदाहरण है दुर्गाबाई की गोंड कला शैली में बनी किताब दी ओल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट बैंड। अच्छा, दुर्गाबाई की।
गौण कला में। हाँ, ये उसी कहानी का भारतीय रूपांतरण है। और इसमें खास बात यह है कि जब जानवर गाते हैं तो उनकी आवाज शब्दों में नहीं बल्कि रंगीन बिंदुओं वाले गोलों में दिखाई गई है। अरे वाह! ये उनकी अपनी गैर इंसानी भाषा का प्रतीक है, जिसे हम शायद पूरी तरह समझ नहीं सकते। ये दिखाता है कि कैसे एक कहानी अलग संस्कृति और कला में एकदम नया अर्थ पा लेती है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही छवि इतने अलग अलग मतलब ले सकती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं विचारधारा और आलोचना की तरफ। परिकथाएं सिर्फ मनोरंजन तो है नहीं, वे समाज की सोच को भी दर्शाती हैं और कभी-कभी उस पर सवाल भी उठाती हैं। बिल्कुल। 20वीं सदी में अति यथार्थवाद मतलब सुरियलिज्म ने परिकथाओं को नए नजरिए से देखा। सूरियलिज्म कैसे? अति यथार्थवादी मानते थे कि परिकथाएं सपनों जैसी होती हैं और वयस्कों के लिए भी उतनी ही जरूरी हैं। लियोनोरा कैरिंगटन की कहानी है द डेब्यूटेंट, वो इसका अच्छा उदाहरण है। हाँ, क्या है उसमें? एक लड़की अपनी जगह पार्टी में एक लक्कड़बग्घे को भेज देती है जिसने इंसानी चेहरा पहना हुआ है। क्या बात है? हाँ, ये स्थापित सामाजिक नियमों और शिष्टाचार पर एक गहरा व्यंग है मतलब। और फिर एफ्रो सरियलिज्म का भी जिक्र आता है। उसने परिकथाओं को उपनिवेशवाद के विरोध से जोड़ा। हाँ, बिल्कुल। मार्टिनीक के लेखक जैसे MS सिजेर और सुजैन सिजेर ने अपनी स्थानीय लोक कथाओं को यूरोपीय सांस्कृतिक दबदबे के खिलाफ एक तरह से प्रतिरोध के हथियार की तरह देखा। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये कहानियां उनकी पहचान को बचाने और अपनी आवाज बुलंद करने का जरिया है। पैट्रिक चमोयसियो की किताब स्ट्रेंज वर्ड्स भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। वो कैरिबियन लोक कथाओं के जरिए औपनिवेशिक इतिहास के जख्मों को टटोलती हैं। और नारीवादी आलोचना का क्या? सिमोन द बोवार ने तो बहुत पहले ही कहा था, शायद द सेकंड सेक्स में, कि सिंड्रेला या स्लीपिंग ब्यूटी जैसी कहानियां महिलाओं को निष्क्रिय रहना सिखाती हैं। हाँ, सही कहा। और इसी कड़ी में एंजेला कार्टर का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी किताब द ब्लडी चेम्बर उसने जैसे क्रांति ही कर दी। हाँ, द ब्लडी चेम्बर, मैंने सुना है उसके बारे में। उन्होंने ब्लू बियर्ड या ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी कहानियों को फिर से लिखा, लेकिन इस बार उनके अंदर छिपे लैंगिक शक्ति संबंधों और हिंसा को उजागर करते हुए। कार्टर खुद कहती थीं कि वो मिथकों को तोड़ने का काम कर रही हैं, मतलब डीमिथोलॉजाइजिंग। डीमिथोलॉजाइज? हाँ, यानी उन पुरानी कहानियों के पीछे छिपे विचारों को खोलकर दिखाना, जो अक्सर औरतों को कमजोर या निष्क्रिय दिखाते हैं, उनकी परतें उधेड़ कर एक तरह से। तो मतलब अब कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जा रही, उनसे बहस की जा रही है, उन्हें चुनौती दी जा रही है। और इसी से जुड़ा मुद्दा है लिंग और लैंगिकता का। लगता है आधुनिक परिकथाओं में इस पर काफी खुलकर बात हो रही है। निश्चित रूप से। शुरुआती डिज्नी फिल्में जैसे स्नो वाइट, सिंड्रेला, वो भले ही पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को पक्का करती हूँ, मतलब इंतजार करती राजकुमारी, बचाने वाला राजकुमार। हाँ, वही पुराना फॉर्मूला। हाँ, लेकिन बाद में चीजें बदली। दिलचस्प बात है कि डिज्नी के कई पुराने खलनायक जैसे द लिटिल मरमेड की उर्सुला, वो अक्सर क्वीयर कोडेड लगते हैं। क्वीयर कोडेड मतलब उनमें ऐसे गुण होते हैं जो पारंपरिक मर्दानगी या जनानेपन से हटकर होते हैं। हालांकि हाल की जो ब्यूटी एंड द बीस्ट थी, उसमें लिफू का किरदार पहली बार खुले तौर पर समलैंगिक दिखाया गया। अच्छा, हाँ, वो मैंने नोटिस किया था। और डिज्नी के अलावा भी खासकर लिटिल रेड राइडिंग हुड या ब्लू बियर्ड जैसी कहानियों पर बनी फिल्में वो यौन हिंसा जैसे मुश्किल विषयों को ज्यादा सीधे तौर पर उठाती हैं, जैसे कैथरीन ब्रिलेट की ब्लू बियर्ड। हाँ, बिल्कुल। और साहित्य में भी ये बदलाव साफ है। एनी सेक्सटन और ओल्गा ब्रूमस जैसी कवयित्रियों ने तो 70 के दशक में ही नारीवादी और लेस्बियन नजरिए से परिकथाओं को फिर से लिखा था। 70 के दशक में ही? हाँ, और आज मलिंडा लो की ऐश जैसी किताबें हैं, जो सिंड्रेला की कहानी है, लेकिन यहाँ नायिका को एक महिला शिकारी से प्यार होता है। तो ये क्वियर किरदारों को कहानी के केंद्र में ला रहा है। और ये यौन हिंसा और उससे उभरने का जो विषय है, वो भी अब ज्यादा सामने आ रहा है। हाँ, कई आधुनिक रूपांतरणों में नायिकाएं सिर्फ शिकार नहीं बनती, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने उत्पीड़कों का सामना करती हैं। कभी-कभी हिंसा का जवाब हिंसा से भी देती हैं। ये एक तरह का विजिलेंट फेमिनिज्म दिखाता है, आप कह सकते हैं। विजिलेंट फेमिनिज्म। ट्रांसजेंडर पहचान का चित्रण कैसा रहा है इसमें? देखिए, ये थोड़ा जटिल है। हेलन ओयेमी की किताब बॉय स्नो बर्ड की आलोचना हुई थी। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसजेंडर पहचान को शायद आघात की प्रतिक्रिया के रूप में दिखाया गया, जो कि शायद असलियत से दूर हो सकता है।
ये एक संवेदनशील मुद्दा है। दूसरी तरफ लोग सोशल मीडिया पर खुद ही ट्रांस सिंड्रेला जैसी कहानियों की कल्पना कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो दिखाता है कि लोग इन ढांचों का इस्तेमाल अपनी पहचान खोजने के लिए कर रहे हैं। तो लिंग और पहचान की इन जटिलताओं के अलावा आधुनिक परिकथाएं इस पर भी गहरा सोच विचार कर रही हैं कि मानव होने का क्या मतलब है, खासकर जब हम जानवरों और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को देखते हैं। वो डिज्नी के प्यारे बात करने वाले जानवर एक तरफ हैं। हाँ, जो अक्सर कहानी में इंसानों के मददगार बनकर रह जाते हैं, एक तरह से सहायक भूमिका में। सही है। लेकिन एंजेला कार्टर की भेड़िए वाली कहानियां, जैसे द कंपनी ऑफ वुल्व्स, वो इस रिश्ते को कहीं ज्यादा जटिल रूप में देखती हैं। वे इंसान और जानवर के बीच की धुंधली होती रेखाओं को, स्त्रीत्व के तथाकथित पाश्विक पहलू को टटोलती हैं। और वो जापानी कलाकार टोमोको कोनोइगे, उनके आईने वाले भेड़िए, वो क्या कहते हैं? शायद वो ये दिखाते हैं कि जब हम जानवरों या प्रकृति को देखते हैं तो अक्सर हम उनमें अपनी ही छवि देख रहे होते हैं, और वो छवि भी पूरी नहीं, टूटी हुई होती है। अच्छा। ये पोस्ट ह्यूमनिज्म जैसे विचारों से जुड़ता है। पोस्ट ह्यूमनिज्म यानी वो सोच जो मानती है कि इंसानी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और हमें जानवरों, पौधों, यहाँ तक कि वस्तुओं को भी महत्व देना चाहिए। उनकी अपनी कहानी है, अपना अस्तित्व है। कैरन रसेल की कहानी रीलिंग फॉर द एम्पायर भी क्या इसी तरफ इशारा करती है? वो रेशम वाले। हाँ, वो एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। उसमें जापानी महिलाएं एक फैक्ट्री में काम करने जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें रेशम के कीड़ों जैसे हाइब्रिड प्राणी में बदल दिया गया है। क्या? हाँ, वे अपने शरीर से रेशम निकालती हैं। ये पूंजीवादी शोषण, महिलाओं के शरीर के वस्तुकरण और इंसान गैर इंसान के बीच की सीमाओं के धुंधलेपन पर एक भयानक डरावनी टिप्पणी है। ये तो काफी गंभीर है। और इसी तरह फिल्म ओक्चा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर पिग और एक लड़की की कहानी के जरिए मांस उद्योग और कॉरपोरेट लालच पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ, ओक्सा देखिए, इंसान और गैर इंसान की बात हो रही है तो राक्षसों की बात भी जरूरी है। पारंपरिक राक्षस तो मतलब बस बुरे होते थे, लेकिन अब उनमें भी परतें नजर आने लगी हैं। हाँ, बिल्कुल। अब उनमें मनोवैज्ञानिक गहराई दिखती है। सुजैन लेब्यू के नाटक में एक बच्चा ओगर है, लोग्रेले, जो अपनी नरभक्षी प्रवृत्ति से जूझता है। बच्चा ओगर? हाँ, कैथरीन ब्रेलाइट की फिल्म में ब्लूबियर्ड सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक अकेला बौद्धिक चरित्र भी है। फिल्म एक्स माकिना में देखें तो ब्लूबियर्ड जैसा टेक्नोलॉजी बनाने वाला खुद राक्षस है, पर उसकी बनाई एंड्रॉयड भी कम खतरनाक नहीं। राक्षसीपन अब सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी हो सकता है, जटिल हो गया है। और कुछ राक्षस तो प्यारे भी हो गए। श्रेक सबसे बड़ा उदाहरण है ना? बिल्कुल, श्रेक का ओगर, फ्रोजन के वो प्यारे से ट्रोल। हाँ। या गिलेर्मो डेल टोरो की फिल्मों के राक्षस पैन्स लैब्रिंथ या द शेप ऑफ वाटर में वे अक्सर सहानुभूति जगाते हैं। सही। वे डर या दर्द का प्रतीक बन जाते हैं जिनसे नायक या नायिका को जूझना पड़ता है। ओक्जा का सुपर पिग भी दर्शकों को प्यारा लगता है, जिससे उसकी कहानी और असरदार हो जाती है। मारी डारी सेक की पिगटेल्स की बात हुई थी, जिसमें नायिका सुअर में बदल जाती है। ये किस तरह का राक्षसीपन है फिर? उसकी कामुकता और समाज के उस पर नियंत्रण की कोशिशों पर टिप्पणी है। यहाँ राक्षसीपन समाज की नजर में है। अच्छा। समाज उसे वस्तु की तरह देखता है और फिर जब वो बदल जाती है तो उससे घृणा करता है। ये दिखाता है कि जिसे हम राक्षसी कहते हैं वो अक्सर समाज के अपने डर और पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंब होता है। ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है, सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, अब बात करते हैं जगह और माहौल की। पुरानी परिकथाओं में तो बस एक जंगल या एक महल होता था, अस्पष्ट सी जगहें। हाँ। आधुनिक कहानियों में जगहें कैसे चित्रित होती हैं? अब कहानियों में अक्सर असली जगहों का जिक्र होता है। जैसे मैंने कहा, टीवी सीरीज ग्रिम पोर्टलैंड ओरेगॉन में सेट है। वंस अपॉन अ टाइम मेन के काल्पनिक शहर स्टोरी ब्रुक में। हाँ। इससे कहानियां ज्यादा जमीनी और आज के समय से जुड़ी हुई लगती हैं, ज्यादा वास्तविक। और कभी-कभी जादुई दुनिया और असली दुनिया मिल भी जाती हैं। हाँ, जिसे जादुई यथार्थवाद कहते हैं, मैजिकल रियलिज्म। नील गैमन के उपन्यासों में अक्सर ऐसा होता है। हाँ, गैमन की कहानियों में लंदन या न्यूयॉर्क जैसे शहरों की सड़कों पर जादू बिखरा होता है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प चीज है टाइम लैग। टाइम लैग? हाँ, जैसे C.S. लुइस की नार्निया में बच्चे नार्निया में सालों गुजार देते हैं, पर असली दुनिया में कुछ ही पल बीते होते हैं। दो दुनियाओं में समय अलग रफ्तार से चलता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। नार्निया का क्लासिक उदाहरण है।
और लैला अबुलिला की बर्ड समन्स में स्कॉटलैंड में मध्य पूर्वी मिथकों का आना, इसे जादुई विश्व बंधुत्व कहा गया है। इसका क्या मतलब है? मैजिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म। इसका मतलब है कि आज की दुनिया में जहाँ संस्कृतियां इतनी मिल रही हैं, प्रवास हो रहा है, तो कहानियों में भी अलग अलग जगहों की जादुई परंपराएं एक साथ आ सकते हैं। स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में सूडान की कहानियों का जादू घुल मिल सकता है। ये दिखाता है कि परिकथाएं भी अब ग्लोबल हो रही हैं, विश्वव्यापी बन रही हैं। ये सब सुनकर लगता है कि परिकथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि समाज का आईना भी हैं और शायद उसे बदलने का औजार भी बन सकती हैं। इसी से जुड़ा है समाजीकरण और शक्ति का सवाल। पारंपरिक रूप से ये कहानियां बच्चों को क्या सिखाती थीं? पारंपरिक तौर पर देखें तो कई कहानियां युवा किरदारों के बड़े होने, समाज के नियम सीखने और अपनी जगह बनाने के बारे में थीं। जैसे वो कहानी है ना, डरना सीखने वाला लड़का। हाँ। लेकिन आलोचक बताते हैं कि पेरो या ग्रिम बंधुओं की कहानियों ने अक्सर उस जमाने की खास लैंगिक भूमिकाओं या यहाँ तक कि निष्क्रियता को बढ़ावा दिया। मतलब लड़कियों को कैसे होना चाहिए, लड़कों को कैसे। और आज के जमाने में वो डिज्नी प्रिंसेस या बार्बी का क्या रोल है? आज ये एक बड़े व्यापारिक समाजीकरण का हिस्सा है। ये सिर्फ कहानियां नहीं बेचते, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल, खेलने का तरीका, दिखने का सलीका, ये सब भी बेचते हैं। हाँ, मर्चेंडाइजिंग। बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ लोग, खासकर जो लोक कथाओं पे काम करते हैं, वो कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान बांटने और समुदाय बनाने का जरिया मानते हैं, जैसे कि हवाई की लोक कथाओं में होता है। अच्छा। और अगर संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव नजरिए से देखें तो कहानियां हमें दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझना सिखाती हैं, जिसे थियोरी ऑफ माइंड कहते हैं। और सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटना है ये भी। इसमें शक्ति का खेल कहाँ आता है? कौन तय करता है कि कौन सी कहानियां महत्वपूर्ण है? मतलब परिकथाओं का कैनन कैसे बनता है? यहाँ यूरो केंद्रवाद की बड़ी भूमिका है। मतलब यूरोपियन पर्सपेक्टिव का हावी होना। यूरो केंद्रवाद? हाँ, यूरोपियन संस्कृति और कहानियों को बाकी सबसे बेहतर या ज्यादा महत्वपूर्ण मानना। 17वीं शताब्दी के फ्रांस में पुरुष लेखकों ने महिला कथाकारों, जिन्हें कॉन्ट्यूसिस कहते थे, उनकी शैली को खारिज कर दिया। कहा कि ये घरेलू है, गंभीर नहीं। ग्रिम बंधुओं ने भी फ्रांसीसी कहानियों को कम आंका। और यहाँ तक कि कहानियों को वर्गीकृत करने वाला जो मानक सिस्टम है, आर्ने थॉम्सन उथर यानी एटीयू इंडेक्स, हाँ, एटीयू इंडेक्स, वो भी मुख्य रूप से यूरोपीय कहानियों पर आधारित है। इससे बाकी दुनिया की कहानियां, उनकी विविधता, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर चली जाती हैं। तो हेलेन ओयेमी जैसे लेखक इसी ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ओयेमी क्या करती हैं, वो यूरोपीय परिकथाओं का ढांचा लेती हैं, जैसे स्नो वाइट या ब्लू बियर्ड, लेकिन उनमें अश्वेत किरदारों और नस्लीय मुद्दों को डालती हैं। ऐसा करके वे उन कहानियों के छिपे हुए श्वेतपन को उजागर करती हैं। मतलब ये मान लेना कि परिकथा के पात्र हमेशा गोरे ही होते हैं। सही। वे दिखाती हैं कि कैसे ये कहानियां अनजाने में नस्लवादी सोच या औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा दे सकती हैं। ओयमी जैसे लेखक एक तरह से मालिक के औजारों का इस्तेमाल करके ही मालिक के घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑड्रे लॉर्ड का वो मशहूर रूपक है ना। हाँ, तो ये चर्चा हमें दिखाती है कि परिकथाएं कितनी जिंदा और बदलती हुई चीजें हैं। वे सिर्फ अतीत की धूल भरी किताबें नहीं हैं, वे नए रूप ले रही हैं, मुश्किल सवाल पूछ रही हैं, पहचान की जटिलताओं को दिखा रही हैं और हमें अपने आसपास की दुनिया, इंसानी और गैर इंसानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही हैं। बिल्कुल, ये कहानियां हमारे समय का आईना है। सच में वे लगातार विकसित हो रही हैं, हमारे समाज की चिंताओं, उम्मीदों और बहसों को अपने अंदर समेट रही हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का एक तरीका भी है, एक लेंस है। तो इस बातचीत के आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे परिकथाओं ने नारीवाद या पर्यावरण जैसे मुद्दों को अपनाया, भविष्य में वे हमारी आज की कौन सी बड़ी चिंताओं को अपनी कहानियों में बुनेंगी?